आपकी राय में नमिता के स्वर में व्यंग का पुट आ गया। आपका मतलब है कि आपके एसीपी मनोहर पावटे की राय में? हाँ, हमारी राय में, हमारे महकमे की राय में। मुझे आपकी राय से कोई इत्तेफाक नहीं। कैसे सोच लिया आपने कि मेरे पति अभी भी जिंदा हो सकते हैं? अब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एडवोकेट कपिल कोठारी बेगुनाह है? नहीं, हमें यकीन है कि आपके पति के कत्ल की साजिश में एडवोकेट का पूरा बराबर हाथ था, लेकिन लगता था कि आपके पति उसके घातक वार से बाल बाल बच गए। बच गए तो कहाँ हैं? वापस क्यों नहीं लौटे? लौट के अपने हमलावर की खबर क्यों नहीं ली? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि जो वार उन पर हुआ उसमें उनकी याददाश्त चली गई हो। ऐसा अक्सर हो जाता है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। हमने सोचा शायद उन्होंने आपसे संपर्क किया हो। मेरे से? हाँ, जिसने कि उनके कत्ल की साजिश में शिरकत की। ज़रूरी तो नहीं कि उन्हें आपके रोल की खबर हो। इंस्पेक्टर साहब, ये तमाम बातें आपके ऑफिस में हमारे बीच पहले हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी हैं मैम, लेकिन ऐसा तो कोई नियम नहीं होता कि जो बात पहले हो चुकी हो वो दोबारा नहीं हो सकती, या होता है? अब वो तो ठीक है, लेकिन तो आपका कहना ये है कि आपको अपने पति की कोई खोज खबर नहीं? हाँ, होती तो आप क्या पुलिस को फ़ौरन इत्तला देती? हाँ। अगर होगी तो देंगी? हाँ, विदाउट फेल। शुक्रिया, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, नमस्ते। और वो अपनी जीप में सवार हो गया। भीतर से आंदोलित नमिता वहीं खड़ी सी जीप को जाता हुआ देखती रही। रात की उस घड़ी उस इंक्वायरी के साथ पुलिस का वहाँ आना बुरी खबर थी। सदा अपने पहले फेरे वाले टाइम पर आया होता तो अभी वहीं होता। पुलिस की वो आमद खतरे की घंटी थी। सदा का वहाँ आना बंद होना ज़रूरी था। पुलिस के हाथ ज़रूर कोई खासी जानकारी लगी थी जिसका कोई हिंट इंस्पेक्टर नगरकर ने नहीं दिया था, लेकिन जिसकी वजह से वो वहाँ आया था। उससे इस बात की भी संभावना प्रबल होती थी कि कॉटेज की निगरानी हो रही थी। अब उसने किसी तरह से सदा को चेतावनी देनी थी कि उसका कॉटेज पर आना खतरे से खाली नहीं था, और ऐसा उसने उसकी खातिर नहीं, अपनी खातिर करना था। वो वहाँ पकड़ा जाता तो यकीनन यही समझता कि उसने, उसकी बीवी ने उसकी मुखबरी की थी। नतीजन बदले की भावना से प्रेरित होकर वो कोठारी का इकबालिया बयान और उसकी चिट्ठी पुलिस को सौंप देता। अब और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि उस कागजात का वजूद जल्द अज जल्द ख़त्म होता। अगले रोज़ दोपहर बाद इंस्पेक्टर विनोद नगरकर की एसीपी मनोहर पावटे से मुलाकात हुई। उसने पिछले रोज़ की रिपोर्ट अपने आला अफसर को पेश की। ये औरत यकीनन किसी फिराक में है सर, वरना क्यों वो इतनी रात गए धुंध के माहौल में उस वाहियात जगह पर गई होती? वहाँ ना गई, कहीं भी गई। तुमने खुद तो कहा ना कि उसका मन खिन्न था इसलिए ड्राइव के लिए निकल गई थी। यूँ ड्राइव के लिए निकले शख्स का कोई लक्ष्य थोड़ी ही होता है। जिधर दिल किया चला गया। वीरान सड़क पर भी, जहाँ धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पावटे सोचने लगा। सब इंस्पेक्टर कदम ने मनोरी मरवे रोड तक उसका पीछा किया। उसके बाद उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई थी। किसी साइड रोड पर उतर गई होगी जिसकी कि धुंध में कदम को खबर ना लगी हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये हैरानी की बात नहीं। ऐसी धुंध ने में जहाँ की कोई व्हीकल ड्राइवर गुम हो सकता हो, उसे विचलित नहीं किया। लौट पड़ने की जगह वो पता नहीं आगे कहाँ चली गई। लौटी तो बराबर ना, वरना तुम्हें कॉटेज पर नहीं मिलती। फ़ौरन नहीं लौटी सर। कदम कहता है उसने काफ़ी देर उसके सड़क पर वापस दिखाई देने का इंतज़ार किया, और जब ऐसा नहीं हुआ तब वो वापस थाने पर लौटा। वापसी में हो सकता है उसने कोई और रास्ता पकड़ा हो। वैसे तुम इतनी रात उसके कॉटेज पर क्यों गए? उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, उसको ये जताने के लिए कि गुंजन शाह से मात खाकर हमने बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ दिया था। मेरे ख्याल से उससे कुछ चौंकाने वाले, हिलाने डुलाने वाले सवाल पूछे जाते तो वो कोई गलती कर सकती थी, गलत बयानी कर सकती थी। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसे अपने पति की कोई खोज खबर थी। तो इससे क्या फ़ायदा? कोई नहीं फ़ायदा। हम सदानंद पुणेकर को मरा तस्लीम तो नहीं कर चुके ना। अभी भी हमारे पास उसकी बतौर मिसिंग पर्सन ही रिपोर्ट है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे ख्याल से वो अपना मूड बदलने के लिए ड्राइव पर नहीं निकली थी। किसी नामालूम खुफिया जगह पर अपने पति से मिलने गई थी। मेरा ये ख्याल तो नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत दूर की कौड़ी भी नहीं है। हमारे सामने ऐसा कोई क्लू नहीं है जो ये स्थापित कर सकता हो कि सदानंद पुणेकर जिंदा है।
फिर भी अगर वो जिंदा है और ये बात बीवी को मालूम है तो उसे ये भी बराबर मालूम होगा कि वो उसके यार का कातिल है। इस बात में ये बात जोड़िए कि पुणेकर उसे पीछे कंगाल छोड़कर गया है। अब जो नतीजा निकलता है वो ये है कि कल रात अगर वो पुणेकर से मिलने निकली थी तो उसका एक ही मिशन था, कत्ल, बराबर, बदला लेने के लिए। और किस लिए? बदला ये कि उसको कंगाल छोड़ने वाला उसके यार को खलास करने वाले का भी बेड़ा गर्क हो। इसके लिए उसे अपने हाथ खून से रंगने की क्या ज़रूरत है? वो हमारे पास आती, हम उसे गिरफ्तार करने में इसकी मदद करते, एडवोकेट कोठारी के कत्ल के इल्ज़ाम में सदानंद पुणेकर फांसी चढ़ जाता, तब भी इसकी बीवी होती और वो दौलतमंद बेवा बन जाती। और अगर फांसी ना होती तो उसे तलाक दे देती। एक कातिल से तलाक हासिल करना क्या मुश्किल काम। तब भी प्रॉपर्टी सेटलमेंट में उसके हाथ ढेर सारा माल आता। यूं उसे कबूल करना पड़ता कि कोठारी उसका यार था, यूं तो वो एक चरित्रहीन बीवी करार दी जाती। भाई वो क्यों कबूल करती कि कोठारी उसका यार था? उसने ये नहीं कहना था कि पुणेकर उसके यार का कातिल था, उसने कहना था कि वो कातिल था, बस। पुणेकर इस बात की दुहाई देता तो वो हसद के मारे एक ऐसे शख्स का प्रलाप समझा जाता जो कि अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था। नगरकर लाजवाब हो गया। आप चिट्ठी को भूल रहे हैं? फिर एकाएक बोला। चिट्ठी? वो चिट्ठी जो वाटरप्रूफ पीले लिफाफे में बीवी ने मैंगलोर भेजी। अच्छा, वो चिट्ठी। हाँ, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। जो उसने कोठारी को भेजी? अपनी तरफ से कोठारी को भेजी, लेकिन फ़र्क कीजिए कि किसी तरीके से पढ़ वो सदानंद पुणेकर के हाथ गई। उसने चिट्ठी अपने कब्ज़े में की और लिफाफे को सोनाटा में प्लांट करके सोनाटा का एक्सीडेंट स्टेज कर दिया। अगर चिट्ठी में वो बातें दर्ज थी जो हम समझते हैं कि दर्ज थीं, तो वो इस बात का भी सबूत थी कि बीवी अपने पति के कत्ल की साजिश में बराबर की हिस्सेदार थी। अगर वो चिट्ठी पुणेकर के पास है तो यूँ समझिए चिट्ठी उसकी पकड़ में नहीं आई, अपनी बीवी की मुंडी उसकी पकड़ में आई। और जहाँ तक चिट्ठी का वजूद है, बीवी पुणेकर के बारे में अपना मुंह नहीं खोल सकती, फिर वो हमारे पास कैसे आ सकती थी? दम है तुम्हारी बातों में। लिहाजा उसका खुद खून से हाथ रंगना ज़रूरी है। अगर उसने अपनी जान बचानी है तो उसे अपने पति की जान लेनी होगी, क्योंकि ऐसा किए बिना चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगने वाली। ठीक इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि जब तक वो चिट्ठी पुणेकर के कब्जे में है, तब तक वो पकड़ा भी जाए तो कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चिट्ठी से साबित होता था कि उसकी जान लेने की साजिश रची गई थी, जिससे अपने आप को बचाने का उसे हक था। वो चिट्ठी बीवी की साजिश में बराबर की पार्टनरशिप भले ही साबित ना कर सके, ये तो स्थापित कर सकती थी ना कि बीवी ने कोठारी को कत्ल के लिए मोटिवेट किया था, उकसाया था। कोठारी की मौत के बाद गुनाह का फोकस तो बीवी पर ही बनता है। जैसे अभी हमने कहा कि बीवी अपने कातिल पति को तलाक दे सकती थी और सेटलमेंट में मोटा माल हासिल कर सकती थी, वैसे अब ये भी तो कह सकते हैं कि पति कत्ल की साजिश रचने वाला खतरनाक बीवी से हफ्ता खर्चे का एक काला पैसा भी अदा किए बिना तलाक हासिल कर सकता था। फिर जेल भी वो नहीं उसकी बीवी जाती। बिल्कुल, वो चिट्ठी सामने आई तो देख लेना, एडवोकेट गुंजन शाह भी, जिसने हमारी बोलती बंद की, बीवी की हिमायत करना छोड़कर भाग जाएगा। सर, बीवी की तो मजबूरी है चिट्ठी की बाबत खामोश रहने की, क्योंकि वो उसे फंसा देगी। पुणेकर की क्या मजबूरी? अगर ऐसी विस्फोटक चिट्ठी उसके पास है जो कि उसे बेगुनाह और उसकी बीवी और उसके यार को गुनहगार साबित कर सकती है, तो वो सामने क्यों नहीं आता? एक भगौड़े की तरह छुपते फिरने की जगह वो क्यों सामने आकर चिट्ठी को हजार मन के पत्थर की तरह अपनी बीवी के सर पर नहीं मारता? क्योंकि वो गैंगस्टर है जो बिग बॉस की भाई की निगाहों में गिर चुका है। अंडरवर्ल्ड में ऐसे शख्स की एक ही सजा होती है, मौत। उसके सामने आना मतलब खुदकुशी करना होगा। तो सर, ऐसे कब तक चलेगा? हमारे केस ये कैसे हल होगा? हमें असलियत की खबर कब लगेगी? जो खाका आप खींच रहे हैं उससे तो लगता है कि कभी लगेगी ही नहीं। साजिश करने वाले 2 जनों में से एक मर गया, दूसरे की ज़बान पर ताला है, और जिसके खिलाफ साजिश थी वो जुदा वजूहात से सामने नहीं आ सकता। तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं? हम बीवी पर निगाह रख रहे हैं, क्योंकि समझते हैं कि हम बीवी के जरिए पति तक पहुंच जाएंगे।
और ये तुम्हें मालूम है, अगर ऐसा ना होता तो तुम सब इंस्पेक्टर कदम को बीवी के पीछे ना लगाते। क्यों तुम उसकी नाकामी की खबर पाकर खुद बीवी की फिराक में निकल पड़े होते, बकौल अपने उसे कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। आप तो खुशकी ले रहे हैं। अरे नहीं भाई, पति का ऐसी बीवी से अभी भी ताल्लुकात बनाए रखने का क्या मतलब? एक मतलब मुमकिन है। क्या? दिल के हाथों मजबूर होना। देखा नहीं बीवी कितनी हसीन है, वो उसकी शायद कमज़ोरी होगी, वो उसे हर हाल में अपना बना कर रखना चाहता होगा, आस्तीन में नागिन पालना चाहता होगा। भाई पता नहीं चलता लोगों के मिजाज का, समझ लो ये भी एक किस्म का एडवेंचर है। एडवेंचर्स के लिए तुम जानते ही हो कि लोग बाग कैसे कैसे जान के खतरे मोल लेते हैं। सर आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन फिलहाल मैं तो यही मान कर चलूँगा कि बीवी के लिए वो चिट्ठी जीवन मरण का सवाल है। वो उसे हर हाल में हासिल करने की कोशिश करेगी, इसलिए कैसे ना कैसे उस तक पहुंच बनाएगी जिसके पास चिट्ठी है। पुणेकर। हाँ सर, और कौन? मैं और ज़्यादा शिद्दत से बीवी की निगरानी शुरू करता हूँ। मेरा दिल गवाही देता है कि कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। गुड, मैं भी तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाय द वे, तुमने संदीप नाडकर्णी की निगरानी का इंतज़ाम किया? हाँ सर, आपका हुक्म था। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पुणेकर के कब्ज़े में 60 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर थे, जिनकी सेल प्राइस 60 लाख से कई गुना ज़्यादा होगी। पुणेकर अगर ज़िंदा है तो वो नाडकर्णी के जरिए उन शेयरों को बेचने की कोशिश कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दोनों की कम से कम 2 मुलाकात होना ज़रूरी है। एक सर्टिफिकेट से एंडोर्स करके सौंपने के लिए और दूसरी पेमेंट हासिल करने के लिए। बढ़िया, फिर तो उसकी निगरानी का ज़रूर कोई नतीजा निकलेगा। दोपहर के करीब नमिता विट्ठल राव रोड पहुंची। उस वक्त चमकीली धूप निकली हुई थी, लेकिन तेज़ हवा चल रही थी। वो सुबह से ही चल रही थी, और सुबह सवेरे कोहरे के जल्दी उठ जाने में वो भी वजह थी। पिछली रात के इंस्पेक्टर नगरकर की कॉटेज पर आमद ने उसे काफ़ी आंदोलित किया था, तो काफ़ी सावधान भी किया था। इस वजह से वो वहाँ सीधे पहुँचने की जगह कई और सड़कों के चक्कर काटकर और फेरी स्टेशन तक जाकर वहाँ से उल्टे लौटकर पहुँची थी। इस वजह से ये जानकारी उसके किसी काम की नहीं रही थी कि कॉटेज से झाड़ियों में छुपी उस कच्ची सड़क का फासला, जिस पर कि सदा की कार गायब हुई थी, 9.3 किलोमीटर था। क्या फ़र्क पड़ता था, उसने सोचा। सड़क पर लिपस्टिक से निशानी भी तो लगाई थी। सड़क पर खिंची लाल रंग की 3 समांतर रेखें, जो कि उसे ना मिली। खूब फटकने के बावजूद भी ना मिली। वजह यही हो सकती थी कि वो लकीरें मिट चुकी थी। रात को ओस पड़ी थी, सुबह से तेज़ हवा चल रही थी, जिससे धूल उड़ी थी और उसने ओस में नम हुई उन लकीरों को ढक लिया हो। उसका मन वेतर्षणा से भर उठा। पिछली रात की सारी मेहनत बेकार चली गई थी, लेकिन शायद दिन की रोशनी में वो कच्ची सड़क को ढूंढ ले। आखिर उस पर टायरों से बने निशान भी तो हो सकते थे। वो खूब भटकी, कई झाड़ियाँ उसने टटोली, कच्चे रास्ते, कोई पगडंडी से बड़ा बड़ा तो कोई और छोटा, पर उसे वो रास्ता नहीं मिला जिस पर कार के टायर्स के निशान बने हों। वहाँ ज़मीन भुरभुरी थी, मुमकिन था तेज़ हवा ने उन निशानों को भी छुपा दिया हो या ख़त्म कर दिया हो। अब उस रात फिर सदा के कॉटेज पर आमद का इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो लौट पड़ी। इंस्पेक्टर नगरकर अपने ऑफिस में बैठा उस रिपोर्ट पर मनन कर रहा था जो उसे सब इंस्पेक्टर कदम से हासिल हुई थी। पिछली रात धुंध की वजह से कदम को पता नहीं चला था कि मनोरी मरवे रोड पर नमिता पुणेकर कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन आज उसे मालूम था कि वो उस वीरान साइड रोड पर उतर कर गई थी जो कि विट्ठल राव रोड कहलाती थी। कदम की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी वो विट्ठल राव रोड पर कभी कार पर सवार तो कभी पैदल भटकती रही थी और फिर वापस लौट आई थी। क्या था उस सड़क पर? कुछ था, तो उस तक उसने अपनी पहुंच क्यों नहीं बनाई थी? नमिता नहीं जानती थी कि सड़क पर से लिपस्टिक के निशान मिट जाना, कच्ची सड़क उसे ना मिलना उसके लिए कितना हितकर साबित हुआ था, बल्कि सदानंद पुणेकर के लिए कितना साबित हुआ था। अगर वो सड़क उसे मिल जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि पुणेकर अब तक गिरफ्तार हो चुका होता, और खुद वो भी। 9 बजे तक वो ना आया तो नमिता के सब्र का बांध टूटने लगा। वो जानती थी कि वो 11 तक भी आ सकता था, उसके बाद भी आ सकता था और नहीं भी आ सकता था।
फिर भी वो उतावली होने लगी। वो टेरेस पर जाकर चहलकदमी करने लगी, लेकिन उसके मिजाज में तब भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सीधे बार पर पहुंची। उसने अपने लिए वोदका का जाम तैयार किया और उसके साथ वहीं एक बार स्टूल पर बैठ गई। तब उसे पहली बार ख्याल आया कि सदा ने उसके लिए जो चिड़िया का चुग्गा छोड़ा था उसमें एक आइटम और भी जमा थी। बार का लिकर स्टॉक, विस्की, रम, जिन, वोदका वगैरह की 20 के करीब बोतलें अभी भी वहाँ मौजूद थी, जिन्हें उसके अलावा पीने वाला कोई नहीं था। आधे घंटे में उसने 2 जाम हलक से नीचे उतारे और 2 सिगरेट पिए। फिर एकाएक वो उठ खड़ी हुई। वो कॉटेज से बाहर निकली और उसने पेड़ों के बीच का वो रास्ता पकड़ा जिस पर पिछली रात उसने सदा का पीछा किया था। वो आखिरी क्रॉसिंग पर पहुंची। वहाँ से उसे एक पतली सड़क का दाना दिखाई दे रहा था जिस पर कि उसने सदा की कार खड़ी देखी थी और उसे उस पर सवार होते देखा था। वो अपने स्थान पर ठिठकी खड़ी अपना अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश करने लगी। क्या वो पतली सड़क पर जाए और देखे कि आगे कार खड़ी थी या नहीं? कैसे खड़ी हो सकती थी? वहाँ कार होती तो सदा उसे रास्ते में मिला होता। उसने जैसे तैसे 10 मिनट वहाँ गुजारे। फिर एकाएक उसे पतली सड़क की तरफ से आहट मिली, जैसे किसी के पाँव के नीचे आके कोई टहनी टूटी हो। फिर वो उसे दिखाई दिया, सिर्फ साया, लेकिन उसे यकीन था कि ये सदा था। उसने हौले से उसका नाम लेकर पुकारा। साया ठिठका, उसकी तरफ लपका। वो करीब पहुंचा। वो सदा ही था। पुणेकर ने भी उसे पहचाना। वो हैरानी से बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? वापस जाओ, पुलिस कॉटेज की निगरानी कर रही है और मैं सच कह रही हूँ। क्या अभी भी कर रही है? नहीं, अभी तो नहीं है। तुझे कैसे मालूम? मैंने यहाँ आने से पहले तस्दीक की थी। निगरानी की बाबत मुझे मालूम है। कल रात लोकल थाने का एसएचओ इंस्पेक्टर विनोद नगरकर खुद कॉटेज पर आया था। मुझसे पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। अच्छा? हाँ, वो ये पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो सकते हो। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग क्या समझते हैं। मैंने जो बात सच थी तुम्हें बता दी। शायद पुलिस वाले तुक्के मार रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, इंस्पेक्टर का केस को दूसरी पहलू पर जोर था। वो अभी उन्हें हाल ही में ये सब सूझा है। कौन सा दूसरा पहलू? भाई मुझे क्या मालूम। उसने तो कुछ बताया नहीं। वो क्या बताता? वो कुछ बताने नहीं, कुछ जानने आया था। बार बार पूछ रहा था कि क्या मुझे तुम्हारी कोई खोज खबर है। अब तुम क्या करोगे? सोचता हूँ। जो सोचना है अभी सोचो, देर करोगे तो पछताओगे। सच पूछो तो तुम्हारा यहाँ खड़े रहना भी ठीक नहीं। पुलिस की गाड़ी इस चौराहे पर से गुजर सकती है। अगर उन लोगों ने हम दोनों को साथ देख लिया तो मेरी भी शामत आ जाएगी। तेरी किस लिए? भाई मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे मैंने झूठ बोला था, तुम्हारी खबर नहीं दी। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ से आए हो वहीं जाओ। जो भी तुम्हारा खुफिया ठिकाना है वहाँ जाओ और तब तक टिक कर बैठो जब तक पुलिस की निगरानी का शौक़ पूरा नहीं हो जाता। क्या पता ये होगा भी उनका शौक़ पूरा या नहीं। तब तक क्या मैं वहीं छुपा रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा? मैं कैसे, क्या करूँ मैं? अब तुम सोचो क्या करना है। तू मेरे साथ चल। क्या? मेरे साथ चलने की? मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। बढ़िया, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, मैं सब सेट करके आता हूँ और तुझसे कांटेक्ट करूँगा। बिना किसी वार्निंग के वो एकाएक घूमा और तेज कदमों से चलता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। उसकी निगाह से ओझल होते ही वो पूरी रफ्तार से पगडंडी पर वापस लौटी। सदा का गंतव्य स्थल क्योंकि उसे मालूम था, इसलिए ऐन उसके पीछे लगना उसके लिए ज़रूरी नहीं था। पीछे लगने का वस्तुतः उसका इरादा भी नहीं था। वो तो उससे पहले विट्ठा रोड पहुंचना चाहती थी। उसके देर से रवाना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पुलिस का जिक्र आया होने की वजह से सदा से उसे उम्मीद थी कि वो सीधा रूट छोड़कर कोई गोलमोल रूट अख्तियार करेगा और वहाँ पहुँचता, ताकि उसे गारंटी हो जाती कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। वो इस बाबत सावधान होना इसलिए भी चाहती थी कि उसके पीछे लगना अब गलत था। वो यकीनन उससे पहले ही विट्टर रोड पहुँच जाती। वापस लौटकर वो अपनी वैन में सवार हुई। उसने कार को पिछली रात वाले रास्ते पर दौड़ा दिया। विट्ठल राव रोड पर पहुंचकर उसने कार को सड़क से उतारकर झाड़ियों के ओट में छुपा दिया और सारी बत्तियां बुझा दी और वहीं प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद सदा की जैन सड़क पर प्रकट हुई।
कार बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और हेडलाइट्स लो बीम पर थी। वो धीरे से अपनी कार से बाहर निकल आई और सांस रोके एक पेड़ की ओट पर खड़ी प्रतीक्षा करने लगी। सदा की कार उसके सामने से गुजरी। पेड़ों की ओट लेकर चलती वो उसके पीछे हो ली। कोई 500 गज आगे पहुंचकर कार को ब्रेक लगी। वो दाएं घूमी और झाड़ियों के झुरमुट में घुस गई। नमिता ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर लपक कर झुरमुट के दाहिने पर पहुंची। हाथ से एक झाड़ी की टहनियाँ बाजू करके उसने आगे झाँका तो डगमगाती हिचकौले लेती आगे बढ़ती सदा की कार की टेल लाइट दिखाई दी। गुड। कदम गिनती वो वापस लौटी। इस बार भी वो उन झाड़ियों को ना पहचान पाती तो वो अपनी कार की वर्तमान पोजीशन से वहाँ तक कदम गिनकर झाड़ियों में छुपी उस कच्ची सड़क तक का पता पा सकती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अपनी कार पर वो ऐन से ही जगह पर पहुंची। उसने कार को कच्ची सड़क पर डाल दिया और कार पार्किंग लाइट्स पर जो लो गियर में चलती आगे बढ़ी। क्या था आगे? ज़रूर कोई इमारत होगी जिसमें सदा ने अपना खुफिया पनाहगार बनाया हुआ होगा। लेकिन लाख रुपए का सवाल ये था कि इकबालिया बयान और चिट्ठी भी वहीं थी या नहीं थी, तो वो उसके कब्जे में आ सकती थी या नहीं। एक अंदेशा उसे और भी था, क्या पुलिस उनके पीछे लगी हो सकती थी? जब कॉटेज के आसपास कहीं नहीं थी तो कैसे लगी हो सकती थी? वो थोड़ी आगे पहुंची तो सड़क आगे वाई की सूरत में 2 रास्तों में बढ़ गई। किधर गया होगा? हेडलाइट्स जलाती तो शायद सड़क पर उसे टायरों के निशान दिखाई दे जाते, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हेडलाइट्स दूर तक चमकती, सदा समझ सकता था कि पुलिस आ गई थी। तब कोई वो ऐसा कदम उठा सकता था जैसे कि गोली चलाना, जो कि नमिता का खेल बिगाड़ देता। हिचकती हुई वो वाई की बाईं तरफ की ओर चल दी। आगे वो सड़क संकरी होती चली गई और आखिरकार इतनी संकरी हो गई कि उस पर कार से का गुजरना नामुमकिन था। शायद कार वहीं छोड़कर आगे पैदल गया हो। उसने कार से निकलकर दाएं बाएं कार तलाश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वो वापस अपनी कार में सवार हुई। अब एक बहुत कठिन काम को उसने अंजाम देना था। उस जगह से कार का यू टर्न दे पाना नामुमकिन था। वहाँ से लौटने का एक ही तरीका था कि वो कार को बैक गियर में चलाती, जो कि उसके लिए आसान नहीं था। उसे पहले कभी यूँ लंबा फासला बैक गियर में गाड़ी नहीं चलानी पड़ी थी। जैसे तैसे वो वापस वहाँ लौटी जहाँ से कि वो उस सड़क पर चली थी। उस कोशिश में कई बार कार उसके काबू से बाहर हुई, 2-3 बार ठुकी भी, लेकिन गनीमत रही कि टेल लाइट नहीं टूटी। अब उसने दूसरा दाईं ओर जाता रास्ता पकड़ा। बाईं ओर वाला रास्ता गलत था तो यकीनन वही सही रास्ता था। उस रास्ते पर बहुत ही कम रफ्तार से कार आगे बढ़ती रही। एकाएक उसे आगे पेड़ों का साया खत्म होता दिखाई दिया। सड़क से आगे एक छोटा सा मैदान था जिस पर जाकर वो रास्ता खत्म होता था। उस मैदान के सिरों पर पेड़ों का एक झुरमुट था जिसके बीच में पता नहीं क्या था। एक स्थान पर झाड़ियों में इतनी जगह थी कि कार उसमें दाखिल हो पाती। सावधानी से उसने कार को झाड़ियों में डाल दिया तो पाया कि अगर वो कार को वहाँ छोड़ती तो वो यकीनन सड़क से न दिखाई देती। वो कार से निकली। अब वापस सड़क पर लौटने की जगह झाड़ियों और पेड़ों की ओट से आगे बढ़ी। उधर भी आगे मैदान ही था, लेकिन मैदान में उतरने की जगह वो मैदान का घेरा काटकर आगे बढ़ी ताकि उसे ओट हासिल रहती। आखिरकार वो मैदान के सिरे के झुरमुट पर पहुंची तो उसे एक मंजिला इमारत का नज़ारा हुआ जो कि उनके बीच छुपी हुई थी। तो ये थी सदा की पनाहगाह। सबूत के तौर पर सदा की जैन इमारत के पहलू में खड़ी थी। उसी पहलू के एक खिड़की से रोशनी दिखाई दे रही थी। दबे पांव वो खिड़की के करीब पहुंची। पंजों पर उचक कर उसने खिड़की के भीतर झाँका। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक स्टूल पर रखा पेट्रोमैक्स चल रहा था। उसकी रोशनी में बाहों से एक दीवार के साथ लगी एक दराजों वाली मेज़, उसके आगे एक बाहों वाली लकड़ी की कुर्सी, एक दूसरी दीवार के साथ लगा एक दीवान और कमरे के बीच में एक गोल मेज और 2 इजी चेयर पड़ी दिखाई दी। सदा दीवार के साथ की दराजों वाली मेज़ के करीब यूं खड़ा था कि नमिता की तरफ उसकी पीठ थी। उसके हाथ में एक गिलास था जिसे वो अपने मुंह तक ले गया था। फरेबी, कहता था पीनी छोड़ दी। उसने गिलास मेज़ पर रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो सोचा था वो गलत था। फासले से भी साफ पता चल रहा था कि गिलास में पानी था। कमरे के पार एक बंद दरवाज़ा था जिसकी तरफ वो बढ़ा और फिर उसके पीछे गायब हो गया। कहाँ गया था? क्या था दरवाज़ों के पीछे? कोई और कमरा, किचन या बाथरूम?
कुछ क्षण बाद वो वापस लौटा और फिर दराजों वाली मेज़ के करीब पहुंचा। उसने झुककर फर्श पर बिछी खस्ता हाथ दरी का एक कोना थामा और उसे गोलाई में लपेटने लगा। यूं जब काफ़ी सारा फर्श नंगा हो गया तो वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने एक हाथ से वहाँ कुछ टटोला तो फर्श पर से एक ढक्कन सा उठ गया, जिसके नीचे से एक आयताकार छेद प्रकट हुआ। खुफिया खाना। सांसें रोके उसने सोचा, फर्श में ऊपर ढक्कन, ढक्कन पर दरी, कोई चीज़ छुपा कर रखने की उससे उम्दा जगह और क्या हो सकती थी। उसका दिल गवाही देने लगा कि कोठारी के इकबालिया बयान और उसकी चिट्ठी का वही मुकाम था। वही तो। एकाएक किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। किसी की एक शक्तिशाली बाह उसकी कमर से लिपट गई और वैसा ही शक्तिशाली हाथ उसके मुंह पर पड़ा। वो उस फौलादी पकड़ में छटपटाने लगी, आज़ाद होने के लिए हाथ पांव पटकने लगी, लेकिन उसकी पेश न चली। जितनी ज़्यादा वो कोशिश करती थी उतना ही ज़्यादा वो शिकंजा मजबूत होता जाता था जिसकी गिरफ्त में वो थी। फिर ज़मीन पर से उसके पाँव उखड़ गए। कोई वैसे ही उसे दबोचे इमारत के आगे के भाग की ओर चल दिया। वो मेन डोर पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला और चौखट पर सदा प्रकट था। जो नज़ारा सामने उसे हुआ उसने उसे भौचक्का कर दिया। डर, क्रोध, हार, बेबसी जैसे कई भाव उसके चेहरे पर आए और गए। फिर वो पीछे हट गया। नमिता के आक्रमणकारी ने उसे कमरे में इतनी जोर से धकेला कि वो धराशायी होते बाल बाल बची। फिर कोई कर्कश आवाज़ में, अब यकीन आया मेरी बात पर? वो आवाज़ उसने साफ पहचानी। अब वापस घूमे बिना भी उसे मालूम था कि उसका आक्रमणकारी कौन था। संदीप नाटकड़ी। हालात से कुछ ना सीखा इसने। ये इसके लालच की इंतहा है कि ये यहाँ तक पहुँच गई। अब इसे कुछ नहीं, सब कुछ चाहिए। नाटकड़ी बोला। दराजों वाली टेबल का सहारा लेकर वो सीधी हुई। बड़े यत्न से वो वापस घूमी। उसे निगाह उठाई तो उसे नाटकड़ी दिखाई दिया। सदा की तलाश में निगाह कमरे में भटकी तो बंद प्रवेश द्वार के पीठ लगाए सदा खड़ा था। फिर वो खुद ही सफाई देने लगी। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। वो कुछ नहीं बोला। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, तुम्हारे किसी काम आना चाहती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि मौजूदा हालात में तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा इतना बड़ा राज़दार था। मुझे क्या मालूम, इसकी वजह से तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक कहा, वो उदासीन भाव से बोला। क्या? मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, और कभी भी नहीं थी, और कभी होगी भी नहीं। तुम नाराज़ हो इसलिए ऐसा कह रहे हो ना, वरना अभी कहते साथ चल मेरे। साथ चल। नाटकड़ी विष भरे स्वर में बोला कि हसरते दिले महरूम से निकले आशिक का जनाजा है, ज़रा घूम से निकले। इससे न चुप कराओ। और सदा खामोश रहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, दिल से कहा था, और ये भी दिल से कहा था। नाटकड़ी बोला कि पुलिस को तुम्हारी मौत का यकीन नहीं था, वो तुम्हारी ताक में थी। क्यों कहा था? ताकि खिसक जाने की तैयारी में तुम यहाँ पहुँचते और ये तुम्हारे पीछे लगी यहाँ पहुँच जाती, जैसे कि अब पहुँची। अब पूछो इससे क्यों पहुँची। ये नहीं बताती तो मैं बताता हूँ। तुम्हें लूटने पहुँची। एक बार माल इसके हाथ लगने की देर है, फिर ये तुम्हें हवा में भी ना मिलती। ये झूठ है। पुणे का फिर भी खामोश रहा। उसके चेहरे पर गहन अनिश्चय के भाव थे। तुम यहाँ कैसे पहुँची? वो नाटकड़ी से बोली। तुम्हारे साहब ने बुलाया इसलिए पहुँचा। यहाँ? और कहाँ? कब? तुमसे मिल के लौटने के फ़ौरन बाद। इसका मतलब तुम वाकई सब कुछ जानते हो, शुरू से ही हर बात जानते हो। शुरू से नहीं, पुणेकर ने तुरंत प्रतिवाद किया, लेकिन मेरी वापसी के बाद से, उस रात के बाद से जब मैं कॉटेज में लौटा था, ये हर बात से वाकिफ़ है। तब से भी क्यों वाकिफ़ है? सोच। क्योंकि तुमने इसके ज़रिए शेयर कैश करने थे। हाँ, मेरा मुल्क छोड़कर जाने का इरादा था। परदेश में कहीं वो शेयर मेरे किस काम आते? मेरे को उम्मीद क्यों बंधाई? तेरे को ना बंधाई, खुद उम्मीद बंधाई। खजूर के दरख्त में इसी वास्ते बोला चल अकेला। नाटकड़ी बोला। तुम इन्हें बहका रहे हो, गुमराह कर रहे हो। नमिता गुस्से से बोली। इसकी उम्र है बहकने की, गुमराह होने की? उम्र का हवाला दिया तो जान लो, इस उम्र में बीवी से सगा कोई नहीं होता। बीवी जैसे सीता माता थी,
14 बरस के लिए पति के साथ बनवास गई, ऐसी बीवी को मैं नमन करता हूँ। और तुम कोठारी के इकबालिया बयान और अपनी चिट्ठी की वजह से आई। साथ चलना भी तुमने इसलिए कबूल किया? हाँ, जब तक उन दो चीज़ों का वजूद रहता तुम्हें कभी यकीन नहीं आता कि मैं राजी से तुम्हारे साथ थी। तुम यही समझते कि तुम्हारी ब्लैकमेल के तहत मैंने हामी भरी थी, क्योंकि उन दो चीज़ों का मेरे पर दबाव था। मैं चाहती थी कि तुम मेरे पर, मेरी निष्ठा पर एतबार लाते, इसलिए उन दो चीज़ों का वजूद ख़त्म होना ज़रूरी था। तभी तुम्हें यकीन आता कि मैं बिना किसी मुलाहिज़े के, बिना किसी दबाव के तुम्हारे साथ थी। ये तुम्हारे साथ नहीं है सदा, किसी भी मर्द के साथ हो सकती है, अगरचे इसका कोई मतलब हल होता हो। 75 लाख हासिल करने के मद्देनज़र ये मुझे भी शीशे में उतारने की कोशिश कर चुकी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ऐसी औरत का कैसे यकीन कर सकते हो? ये तुम्हारे माल के पीछे नहीं है। नमिता का ये देखकर दिल डूबने लगा कि पुणे का यार की बातों से प्रभावित दिखाई दे रहा था। सदा, तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है। ये खामा एक की 8 लगा रहा है। तू मेरे साथ है, भले ही मुझे काला पैसा देखना नसीब ना हो। सदा ने उससे पूछा। हाँ। क्यों? माथा फ्रेला है? भेजे में भूसा? अभी कल जो औरत 5 करोड़ की गारंटी हासिल किए बिना मेरे को अपनी परछाई छूने देने को तैयार नहीं थी, वो अब यूं मेरे साथ चलने को तैयार है। क्यों? मैं बदल गई हूँ, जैसे तुम बदल गए हो। जैसे मैंने दारू के नशे से किनारा किया, वैसे तू दौलत के नशे से किनारा कर रही है। हाँ हाँ, इसकी बातों में आना बेकार है सदा, नटकरी आवेश में बोला। ये अभी फंसी हुई है, इसकी जान सांसत में है, और उसे निकालने के लिए ये इस घड़ी कुछ भी कह देगी। तुम्हारा इसकी बातों में आना ज़रूरी नहीं, तुम्हारा कहीं खिसक जाना भी ज़रूरी नहीं। क्या बोला? तुम बिना वजह भगौड़े बने हुए हो, अब बने रहकर अपनी पोजीशन ख़राब कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता केस नहीं, तुम मज़े से अपनी वापसी कर सकते हो। बोल सकते हो कि तुम पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से तुम पगला गए थे। जब होशो हवास काबू में आए तो तुम्हें सब याद आ गया, सब याद आ गया और वापस लौट आए। मैं तुम्हारी कहानी को सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारी हर बात को सही ठहराऊँगा। देख लेना, पुलिस तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। एक बार तुम सोसाइटी में फिर से स्थापित हो जाओ तो इस फरेबी औरत का किरदार अपने आप सामने आ जाएगा। फिर तुम जो चाहोगे इसकी गत बना सकोगे। इसके खिलाफ तुम्हारे पास, या यूं समझो कि मेरे पास, पुख्ता सबूत है। इसे कुछ साल जेल में एड़ियाँ रगड़ने दो। इसके लिए बड़ी सज़ा यही होगी कि ये उस चीज़ की पॉलिश उतरती देखे जिस पर इसे नाज है, जो इसकी ताकत है। ये तिल तिल करके अपनी जवानी हाथ से निकलती देखे। ये 8-8 आंसू रोए और सबक ले कि सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर लौट आकर आता नहीं। ये जेल में अपनी नई ज़िंदगी जिए या मरे, तुम आज़ाद पंछी बनकर अपनी नई ज़िंदगी जियो। मेरी एक और भी प्रॉब्लम है, पुणेकर बुदबुदाया। एक बार फैसला तो करो नई ज़िंदगी की बाबत, फिर उस प्रॉब्लम का भी हल निकल आएगा। तुम दूसरी प्रॉब्लम को कम करके आंक रहे हो, उसका हल आसानी से नहीं निकलने वाला, उसका हल ही नहीं निकलने वाला। और मैं इसकी इतनी दुर्गत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे अपने हाथों छिन भिन नहीं कर सकता। इसका किरदार जान चुकने के बाद भी ऐसा कह रहे हो? हाँ, मैंने इसकी हर बात जानी समझी, पर एक बात नहीं जानी और ना समझी। कौन सी बात? शी इज़ टू मच ऑफ अ वुमन फॉर वन मैन। खुदा ने इसे बनाया ही ऐसा है कि इसकी प्यास कोई एक मर्द बुझा नहीं सकता। ये इसकी ख्वाहिश जो कोई भी करेगा जान से मरेगा। जैसे डॉक्टर सिंगला गया, एडवोकेट कोठारी गया और जैसे मैं गया। ये ज़िंदा रहे, सलामत रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और किसी तरीके से तो मुल्क की आबादी कम होती नहीं, शायद ऐसे ही हो जाए। अपमान से नमिता का तन बदन जल गया। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। अभी वो काम करो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, नाटकड़ी बोला। उसने जेब से दोहरे के कागज़ों का पुलिंदा निकाला, उन्हें सीधा किया और मेज़ पर रखा। साइन करो हर शेयर सर्टिफिकेट पर। उसने पेन ले लिया और मशीनी अंदाज से सारे सर्टिफिकेट एंडोर्स करने लगा। नाटकड़ी ने उन्हें मेज से उठाकर फिर पूर्ववत दोहरा किया, वापस अपने कोट के भीतर कहीं पहुंचाया और फिर पुणेकर की तरफ आकर्षित हुआ। अब बताओ इसका क्या करना है?
वो संजीदगी से बोला। भाई लोगों, एक संतुलित आवाज़ कमरे में गूंजी। इस बात में मेरा भी दखल है। सबकी निगाह दरवाजे की तरफ उठी जिधर से आवाज़ आई थी। नमिता को सबसे पहले गन दिखाई दी, जिसकी नाल पेट्रोमैक्स की कर्कश रोशनी में चमक रही थी और जिसका रुख पुणेकर की खोपड़ी की तरफ था। फिर गन से छिटक कर निगाह गन वाले के हाथ से होती उसके चेहरे पर पड़ी। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। सारे मुर्दे। दरवाजे की चौखट से टेक लगाए खड़ा कपिल कोठारी सहज भाव से बोला। खबरों से उठ के खड़े हो गए। इंस्पेक्टर नगरकर की फ़ोन कॉल पावटे के पास तब आई जब वो सोने की तैयारी कर रहा था। हमारा एसआई प्रधान, जो स्टॉक ब्रोकर संदीप नाटकड़ी की विजिल पर लगाया गया था, बड़ी दिलचस्प बात रिपोर्ट करता है। क्या? पिछली रात नाटकड़ी घर से निकला था तो वो उसके पीछे लगा था। कल उसने इसे इत्तेफाक माना था कि वो कोहरे की वजह से विट्ठल राव रोड पर नाटकड़ी को खो बैठा था, लेकिन आज भी जब यही हुआ तो उसे लगा कि वो इत्तेफाक नहीं था। कहाँ गायब हो गया था? उसने सड़क का 1 किलोमीटर का एरिया पिन पॉइंट किया, जहाँ कहीं झाड़ियों में छुपी कोई कच्ची सड़क है जिस पर वो गुम हो गया। कैसे मालूम कि कच्ची सड़क है? सर, कार पर सवार आदमी धुंध में मिल गया तो हो नहीं सकता। वो सड़क कोई आम रास्ता भी नहीं जहाँ से कि कोई रोज़ रोज़ गुजरता हो। प्रधान को वो सड़क पर आगे मिला नहीं, वापस लौटा नहीं, तो कहाँ गया? फ़र्ज़ करो वहाँ कोई कच्ची सड़क है और वो उस पर गया, तो क्यों गया? सदानंद पुणेकर से मिलने गया। इसके अलावा और कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती। आगे कहीं कोई ऐसी जगह है जिससे कि पुणेकर छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जहाँ दोस्त दोस्त से मिलने जाता है। मुझे और कोई वजह नाटकड़ी की उस उजाड़ सड़क पर मौजूदगी की नहीं दिखाई देती। मनोरी के उस इलाके में ही मौजूदगी की भी नहीं दिखाई देती। लेकिन पुणेकर अपने घर से, कॉटेज से इतने करीब किस लिए? अगर मुद्दा खुफिया तरीके से अपने स्टॉक ब्रोकर से मिलना ही है तो उसे कहीं भी बुलाया जा सकता है, मुंबई से बाहर भी। शायद बीवी के करीब रहना चाहता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी है? क्योंकि उसे सज़ा देना चाहता हो? ये सब कुछ तुम ये मान के कह रहे हो कि पुणेकर जिंदा है? हाँ, मैं ये मान रहा हूँ। कॉटेज की क्या पोजीशन है? उसकी निगरानी जारी है? हाँ सर, बीच में थोड़ा अर्सा जारी नहीं रखी जा सकी थी, लेकिन अब है। बीच में क्यों नहीं हुआ ऐसा? स्टाफ की शॉर्टेज सर। नया केस आ जाता है तो फील्ड के लोगों को इधर उधर करना ही पड़ता है। आपको तो सब मालूम ही है। इस वक्त वो औरत मिसेस नमिता पुणेकर कॉटेज पर है? मालूम नहीं। मालूम करो और मैं थाने पहुंचता हूँ। ठीक है। करिश्मा हो गया था। जो नहीं हो सकता था वो हो गया था। वो कुर्सी पर बैठी पत्थर हो गई थी, ना हिल सकती थी ना बोल सकती थी। क्या वो सपना देख रही थी? कैसे वो शख्स उसके सामने साक्षात खड़ा हो सकता था जिसे उसके पति ने डुबोकर मार डाला था और लाश को मछलियों का भोजन बनने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था? ये क्या हो रहा है? पुणे का असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला। कोई गलत हरकत मत करना कोठारी। नाटकड़ी चेतावनी भरे स्वर में बोला, वरना पछताओगे। वार्निंग का शुक्रिया, लेकिन मैं पहले बॉस की बात का जवाब देता हूँ। खुदा इंसाफ हो रहा है बॉस, कोठारी बोला। नमिता हिम्मत करके अपने स्थान से उठी और लपक कर कोठारी के पास पहुंची। कोठारी ने उसे झटक कर परे किया, भीतर कदम डाला और पांव की ठोकर से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। लेकिन तुम्हें मालूम था ये जिंदा है? शुरू से मालूम था? और अचानक वो पुणेकर की तरफ घूम कर गुस्से से बोली, हाँ, तुमने मुझे स्टोरी सुनाई? हाँ, ताकि तुम पूरी तरह से मुझसे नाउम्मीद हो जाओ और इसे अपना सब कुछ मान बैठती। कोठारी बोला, ये तुम्हारे पास तुम्हारा सगा बनकर नहीं लौटा था, अपनी मुर्गी हलाल करने लौटा था। कमीने, पुणेकर दांत पीसता बोला। कपिल प्लीज़, कोई पंगा नहीं लो। रिलैक्स माय डियर, इस वक्त मैं पंगा करूं या इसकी वार्ड लगाऊं, ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने गलत कहा बॉस? पुणेकर ने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब बीवी का सस्पेंस दूर करो और अपना काउंटर प्लान पर रोशनी डालो जिस पर कि तुमने अमल किया। वो खामोश रहा। शायद ऐसे तुम्हारी ज़बान नहीं खुलेगी, शायद घूंट लगा के तुम बेहतर बोल पाओगे। बाहर जाओ। वो नमिता की तरफ घूमा और बोला, बाजू में मेरी कार खड़ी है, नीली जैंग के पीछे। उसमें से विस्की की बोतलें निकाल कर लाओ। लेकिन ये नहीं पिएगा, इसने छोड़ दी है।
पी तो कभी भी नहीं सकता था, लेकिन पीता था, छोड़ता नहीं था। हमारे लिए पीता था, आज भी हमारे लिए पिएगा। जाओ बोतल लेकर आओ। वो बाहर गई और 2 बॉटल्स के साथ वापस लौटी। वो गाड़ी में 2 बोतल थी, तुमने बोला नहीं था कौन सी लानी थी, इसलिए मैं दोनों ले आई। नो प्रॉब्लम, रखो, कोठारी बोला। वो बल्कि 3 थी, एक खुली हुई थी और आधी खाली थी, इसलिए मैंने उसे। आई सेड नो प्रॉब्लम, जो किया ठीक किया। उसने दोनों बोतलें साइड टेबल पर रख दी। हमेशा स्कॉच पीने वाला ग्रेट सदानंद पुणेकर की नाक के नीचे तो दोनों में से कोई भी नहीं आने वाली थी, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। वो पुणेकर की तरफ घूमा। हाजिर को हुज्जत नहीं बॉस, क्या? पुणेकर खामोश रहा। अभी सब जने चीयर्स बोलते हैं, गिलास कहाँ है? इतना ड्रामा किस लिए? पुणेकर गुस्से से बोला। गोली मारनी है तो मार, मारता क्यों नहीं? हुक्म नहीं बॉस, 10 साल मैंने तुम्हारा हुक्म माना, अभी एक दिन तो मेरे को हुक्म देने का ना। मेरे को पानी चाहिए। अरे बॉस, नीट वाटर कभी पिया नहीं, पता नहीं तुम्हें हजम होगा या नहीं। मैंने गोली खानी है। गोली? उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार, गोलियों की शीशी निकालनी है। ओके, हाथ बाहर आए तो उसमें शीशी की हो। उसने जेब से शीशी निकाली और एक गोली अपनी हथेली पर पलटकर शीशी को बंद करके सामने गोल मेज़ पर रख दिया। कैसी गोली है, क्या खाते हो? कोठारी तनिक उत्सुक भाव से बोला। ट्रैंक्विलाइजर्स की गोलियां हैं, विस्की छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स बन गए थे, इस वजह से खानी पड़ती है। यानी कि सच में छोड़ दी? पुणेकर ने जवाब नहीं दिया। कोठारी ने नमिता को इशारा किया। नमिता पिछले दरवाजे पर पहुंची। उसने उसे खोला तो पाया कि वो किचन थी। वो भीतर दाखिल हो गई। पीछे कोठारी ने रॉयल चैलेंज की बोतल खोली। पानी के जग और 4 गिलासों के साथ नमिता वापस लौटी। उसने सब सामान खुली बोतल की बगल में मेज़ पर रख दिया। बना, कोठारी ने आदेश दिया। नमिता ने 3 गिलासों में विस्की डाली और जग से 4 गिलास में पानी डाला। कैसी वाइफ है, हस्बैंड का जाम नहीं बनाया? बना। नमिता ने इनकार में सर हिलाया। सुना नहीं? नमिता खामोश रही। दांत भींचे कोठारी आगे बढ़ा। उसने पानी वाला गिलास जग में पलटकर खाली किया। उसमें विस्की डाली और वापस पानी डाला। ऐसी जबरदस्ती मूर्खता है, नाटकड़ी धीरे से बोला। तुमने मुझे मूर्ख कहा? अगर वो नहीं पीना चाहता तो इस वक्त यहाँ इसकी मर्जी चलेगी। फिर भी ये, कोठारी ने गन पुणेकर की तरफ यूं तानी कि नाल का रुख उसकी आंखों के बीच था। गिलास उठाओ बॉस और खाली करो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। पुणेकर ने मेज पर से गिलास उठाया और आंखें मींच कर एक सांस में उसे खाली कर दिया। गुड, एक और, पुरानी यादों के नाम। गिलास अभी पुणेकर के हाथ में ही था। कोठारी ने उसमें विस्की डाली और पानी मिलाया। बाकी 3 जाम तिरस्कृत से मेज पर पड़े थे। उसने बाएं हाथ से एक गिलास उठाया, उसे पुणेकर के गिलास से टकराता हुआ बोला। चीयर्स, तुम्हारी बची कुची तंदुरुस्ती और जिंदगी के नाम। पुणेकर हिचकिचाया। कोठारी के जबड़े भींचे। हौले से उसने गन का कुत्ता खींचा। कम ऑन, वो बोला। बॉटम्स अप। पुणेकर ने जबरन विस्की हलक से उतारी। कोठारी ने भी अपना गिलास खाली किया। अगला जाम चारों के हाथ में था, लेकिन इस बार उसने इसरार नहीं किया कि पुणेकर पहली बार की तरह उसे एक बार में ख़त्म करे। उसने मेज़ पर से शीशी उठाई और उसका मुआयना किया। हर 4 घंटे बाद उस पर से उसने पढ़ा, या जब ज़रूरत हो। अब ज़रूरत है ना, लेकिन गोली और विस्की का क्या मुकाबला। मेरे को कोई गोली और जाम में से चॉइस दे तो मैं क्या कबूल करूँगा? यकीनन जाम। इस कारोबार में जिसकी शागिर्दी मैंने सबसे ज़्यादा की, उसे क्या कबूल करना चाहिए? काम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जाम को वो सम्मान दिया जाए जिसका कि वो हकदार है। और अभी सम्मान कौन देगा? बॉस देगा। कोई हलचल नहीं हुई। सुना नहीं? बॉटम्स अप, विस्की अंदर वरना दम बाहर, कोठारी तीखी आवाज़ में बोला। पुणेकर ने फिर जैसे तैसे गिलास खाली किया। उस कोशिश में इस बार उसकी आंखों से आंसू निकल आए और चेहरे पर तीव्र वेदना के भाव आए। नमिता हैरान थी, परेशान थी। क्या वो पागल हो गया था? क्यों ऐसी जिद कर रहा था? बदला लेना चाहता था तो उसका ये कौन सा तरीका था? कैसे वो जिस शख्स का ज़िंदगी भर अदब करता रहा था उसके साथ ऐसे पेश आ सकता था? ब्यूटीफुल।
कोठारी प्रशंसात्मक स्वर में बोला, दैट्स लाइक अ ब्रेव मैन। अब उसने गन नाटकड़ी की ओर कर घुमाई। दीवान पर जाकर बैठो। उसने आदेश का पालन किया। और तू इस कुर्सी पर बैठ, वो नमिता से बोला। दराजों वाली मेज़ के सामने पड़ी कुर्सी का रुख कमरे के मध्य की ओर करके नमिता उस पर बैठ गई। अब तेरा लॉर्ड एंड मास्टर तेरे को अपने उस काउंटर प्लान की बाबत बताएगा जिस पर कि इसने पूरी कामयाबी से अमल किया और हमारे प्लान को पीट दिया। शुरू हो जाओ बॉस। पुणेकर ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी, फिर अप्रत्याशित हरकत की। उसने खुद ही बोतल को काबू में किया, अपने लिए ड्रिंक बनाया और गटागट पी गया। उसके इस एक्शन पर कोठारी भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। नाटकड़ी दोस्त के लिए चिंतित था और नमिता के चेहरे पर गहन उत्कंठा के भाव थे। तो अब शुरू होती है काउंटर प्लान की कहानी। बॉस को क्लू मैं देता हूँ। नमिता, बॉस ने तेरे को क्या कहा था? यही ना कि मैं मर चुका था। नमिता बड़ी कठिनाई से सहमति में सर हिला पाई। इसने मेरे को डुबो कर मार दिया और समुद्र में फेंक दिया, ठीक? हाँ, यही कहा था कि मैंने बेडरूम में फूलदान से जिसके सर पर वार किया था वो तुम थे। इसने कहा कि ये रास्ते में छुपा हुआ था, ये तुम्हारे पीछे तुम्हारे कॉटेज में पहुंचा और तुम्हें बेहोश करके वापस अपने बेडरूम में ले आया। ठीक कहा, यही किया इसने। आखिर सदानंद पुणेकर है। कैनवस के बैग में इसे होना चाहिए था और बैग मेरे कंधे पर लदा होना चाहिए था, लेकिन ऐन उलट हुआ। बैग में मैं था, बैग इसके कंधे पर लदा था। तो तुम बच कैसे गए? इससे पूछो। ये बच कैसे गया? उसने पुणेकर से सवाल किया। तब तक नशे से पुणेकर का चेहरा तमतमाने लगा था और आंखें बिलौरी हो गई थी। बोतल तब भी उसकी पहुंच में थी। उसने उसे उठाकर विस्की गिलास में डालने की जगह उसी को मुंह से लगाया। बस करो, नमिता झल्लाई। उसने बोतल वापस रख दी। मेरी बात का जवाब दो, ये बच कैसे गया? क्योंकि मैंने इसे नहीं मारा। क्यों? पिलपिला गया हूँ। क्या? ओमेगा में नाकदरी के बाद, बिग बॉस के सर पर मंडराते खतरे के बाद मेरा मनोबल टूट गया है। मैं बौना हो गया हूँ। मेरे में कोई ताकत बाकी नहीं रही है। खुद मौत की कगार पर खड़ा कोई किसी को क्या मार सकता है? कमाल है, इसलिए मैंने डॉक्टर की भी जान बख्श दी। क्या? मैं उसे नहीं मार सका, हालांकि वो मौत की सज़ा का ही हकदार था। माहिम काजवे के पुल पर हुए कार एक्सीडेंट में वो नहीं मरा था। हाँ, और जब कार समुद्र में जाकर गिरी वो उसमें नहीं था। तो कहाँ गया? पनवेल गया। वहाँ डॉक्टर एस.के. जायसवाल के नर्सिंग होम में नौकरी कर रहा है। बात कुछ और हो रही थी, कोठारी सख्ती से बोला। इसलिए तुमने इसकी भी जान बख्श दी? हाँ, जो कि अब दिखाई दे रहा है मैंने गलत किया। वो एडवांटेज मुझे बोर्ड पर थी और मैंने उसको खो दिया। क्योंकि तुम पिलपिला गए हो, पहले वाले सदा नहीं रहे हो। हाँ, तेरे से बेहतर कौन जानता है मैं पहले वाला सदा नहीं रहा। जो मैं जानती हूँ वो किसी और फील्ड की बात है। तुम कोठारी की बात करो। अपनी बदअक्ली की बात करूँ? वॉट एवर। इसे बोर्ड पर लाद कर जब मैं बीच समुद्र में पहुँचा तो इसे होश आने लगा था। मैंने इसके हलक में विस्की उड़ेली तो ये बिल्कुल ही सचेत हो गया। मैंने इसकी खोपड़ी को फर्स्ट एड तक दी। क्यों? जैसा था वैसे क्यों नहीं ख़त्म कर दिया? क्योंकि मैं चाहता था कि ये होश में आए। मैं इससे बात करना चाहता था। क्या बात करना चाहते थे? कम ऑन, फॉर गॉड सेक। ये होश में आया तो मैंने इसे बताया कि अपने कत्ल की साजिश की बाबत मैं सब कुछ जानता था। मैं एक अरसे से तुम दोनों को वॉच कर रहा था, तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं सर पर हुए वार से तो नहीं मरा था, कोठारी बोला, लेकिन इसकी बात सुनकर हार्ट फेल हो जाने में कोई कसर नहीं रही थी। तुम चुप करो, सदा को बोलने दो। मैंने इस पर गन तानी हुई थी, पुणेकर बोला। हम नीचे केबिन में थे और ये एक बर्थ पर पड़ा था। मैं बोला मैं इसे शूट करने जा रहा था। ये बुरी तरह से डर गया था और मेरे को ज़िंदगी से की भीख मांगने लगा। कहने लगा, कस्में खा खा कर वादे करने लगा कि ये हम दोनों से दूर, बहुत दूर चला जाएगा। बोला ये बाकी ज़िंदगी कभी तुमसे मिलने की, तुम्हारे करीब फटकने की कोशिश नहीं करेगा। नमिता की गिला करती निगाह कोठारी पर पड़ी। और क्या करता? कोठारी बोला। और क्या करता? ट्रिगर पर पड़ी उसकी उंगली कांप रही थी। इसे पता भी नहीं चलता कि गोली चल जाती। उस नाजुक हालत में मैं और क्या कहता?
मैंने, पुणेकर बोला, इसके कहे पर कोई विश्वास नहीं किया था, लेकिन क्योंकि जान लेने के ख्याल से मेरा ही कलेजा लरज़ रहा था, इसलिए मैंने इसे कहा कि ये मेरी जान लेने की अपनी साजिश को मुकम्मल तहरीरी तौर पर दर्ज करे और उस पर साइन करे। इसको वो बात कबूल नहीं हुई। बोला ये उसकी जान लेने का ही दूसरा तरीका था, क्योंकि किनारे पर पहुंचते ही मैं इसके इकबालिया बयान को पुलिस को सौंप देता। मैंने इसे समझाया कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन इसे यकीन नहीं आया। उस दौरान मैं इसे गन से भी बराबर धमकाता रहा। लेकिन, कोठारी बोला, अपनी खौफजदा हालत में भी तब तक मैं भाप चुका था कि इसकी गोली चलाने की कोई मंशा नहीं थी। तब तक मैं अपनी चोट से काफ़ी हद तक उभर चुका था और किसी मौके की तलाश में था, जबकि मैं इस पर टूट पड़ता और बाजी पलट देता। नहीं पलट पाता। मुझे मालूम था ये ऐसा कर सकता था। मैं पूरी तरह से चौकन्ना था। आगे क्या हुआ? मैंने इसे प्लेन टिकट दिखाया। प्लेन टिकट? कैसा प्लेन टिकट? काठमांडू का प्लेन टिकट, इसके नाम का, ताकि मुंबई से दूर कहीं दफ़ा होता। मेरी ख्वाहिश तो इसे और भी दूर दफ़ा करने की थी, लेकिन इसके लिए इसका पासपोर्ट दरकार होता। इसलिए मैंने काठमांडू के टिकट से ही सब्र किया, जहाँ जाने के लिए इंडियन सिटीज़न को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसको कोई शर्म लिहाज होता तो ये तेरे से दूर चले जाने की बाबत सच बोल रहा होता और आगे ये खुद ही निकल जाता। तुम इसे यूं जबरन काठमांडू भेजते तो ये वहाँ टिका रहता? कहाँ टिका रहा? खड़ा तो है तेरे सामने। लेकिन उस वक्त मेरे पास दो ही चॉइस थी। इस पर यकीन करता कि ये तेरे से दूर रहेगा, परदेश में टिका रहेगा, या इसे शूट कर देता। मैंने पहली चॉइस पर अमल किया, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने फिर बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार! उसने जैसे सुना ही नहीं। उसने बोतल से एक घूंट भरा और उसे वापस मेज पर रख दिया। विस्की से किनारा करने वाला हैवी ड्रिंकर्स की वो भी ट्रेजेडी थी। एक बार शुरू हो जाए तो शुरू हो ही जाते थे। मेरे पास इसका इकबालिया बयान था, पुणेकर फिर बोला। मैंने इसकी वार्निंग दी थी, अगर इसने आइंदा कभी मेरे पर छुप कर वार करने की कोशिश की और कामयाब हो गया तो बयान सीधा पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचेगा। दूसरे, मैंने इसे चारा डाला। कैसा चारा? नमिता सकपकाई। वही जो इसे खास पसंद आने लगा है, तेरी सोहबत की वजह से। पैसा? और क्या? 10 लाख रुपए? कोठारी वितृष्णापूर्ण भाव से बोला। हे भगवान! जो मैंने किया। पुणेकर फुल नशे में था। मैंने बोल दिया। क्यों किया? इसे जाने देते। तुम्हारे पास इसका इकबालिया बयान था। ये कहीं भी जाता या ना जाता, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता था? इसे दूर भेजना ही क्यों ज़रूरी था? मेरे पास वजह थी। मैं समझता था कि तुझे सबक मिल चुका था, तेरा दिमाग ठिकाने आ चुका था। तेरे भेजे से इसके खिलाफ खुराफात का कुलबुलाता कीड़ा निकल चुका था। क्या मतलब हुआ इसका? मैं तुझे वापस चाहता था। तेरी इतनी बड़ी खता माफ़ करके मैं तुझे वापस चाहता था। माफ़ करके नहीं, सज़ा दे के। एफडी को भूल गए? कैसे भी वापस चाहता था, लेकिन इसके इर्द गिर्द मंडराते रहने पर यह मुमकिन नहीं हो सकता था। इसने तेरे पर जादू किया हुआ था। जो ये करीब रहता तो फिर सर पर चढ़कर बोलता। इसलिए मैं इसे तेरे करीब नहीं रहने देना चाहता था। जैसे कहीं जाके लौटना मुहाल होता, जैसे 10 लाख रुपए पैरों में बीड़ियाँ डाल देता। उम्मीद तो थी, और फिर? और क्या? मैं रकम बढ़ा सकता था। इसे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसे 50 लाख तक दे सकता था, 1 करोड़ तक दे सकता था। तुम पागल हो? तुम अपनी ही चीज़ की कीमत अदा करना चाहते थे, मुझे इससे तुम अपनी ही चीज़ की कीमत अदा करना चाहते थे, मुझे इससे वापस खरीदना चाहते थे। कहाँ है तू मेरी चीज़? सिंगला ने जो कुछ तेरे साथ किया वो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन इस कमीने के साथ जो कुछ तूने किया वो तो मैंने आंखों से देखा। जो बात ख़त्म हो चुकी है उसे क्यों उठाते हो? मैं तो नहीं उठाता। तुमने मुझे कम बेइज्जत तो नहीं किया। 3000 रुपये का जूता जो तुम रोज़ मेरे मुंह पर मार के जाते थे, वो क्या इन तमाम बातों से भारी नहीं था जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की? बात तूने शुरू की थी। तूने पूछा था कि क्यों मैं अपनी चीज़ की कीमत अदा करना चाहता था। ये नोट्स एक्सचेंज करना बंद कर दो, कोठारी दखल अंदाज करते हुए बोला। अब कोई किसी की चीज़ नहीं, सब कुछ मेरा है। जो इसने मुझे दिया वो भी, जो देने का इरादा किया वो भी, और जो नहीं दिया वो भी।
और जो दिया उसने आंख भरकर नमिता को देखा और छीन लेने का अरमान बनाया, वो भी। तुम लौटे क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा इतना कीमती माल जो पीछे रह गया था। कब लौटे? जब पहली बार इसने कॉटेज में वापस कदम रखा था। उसके चेहरे पर विद्रूपपूर्ण मुस्कुराहट आई। मैंने सब देखा था। ड्राइंग रूम के फर्श पर, सोफे के बीच, तुम्हारे कपड़े एक सोफे की पीठ पर, एक्शन रिप्ले जैसा, खाली एक किरदार बदला हुआ था। नमिता के गले की घंटी जोर से उछली। उसने बेचैनी से कई बार पहलू बदला, फिर अपनी विस्की के गिलास में पनाह पाने की कोशिश की। मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मालूम है, होता है ऐसा। बोर्ड पर जब ये मेरी खोपड़ी पर गन ताने था तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन यकीन जानो, जो नज़ारा मैंने किया था उसे करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। इत्तेफाक से मैं लौटा तो उसी वक्त। अच्छा छोड़ो, बस करो। इसने मेरा प्लेन टिकट ही बुक नहीं कराया हुआ था। काठमांडू में सॉल्टी में मेरे लिए कमरा भी बुक कराया हुआ था, ताकि बीच बीच में फ़ोन कर पर ये चेक करता रहता कि मैं वहाँ था या नहीं। वो कमरा अभी भी मेरे नाम बुक है। यहाँ आने से पहले मैंने उन लोगों को बोला था कि मैं सैर करने पोखरा जा रहा था। मैंने फ़ोन किया था, पुणेकर बोला। मुझे यही जवाब मिला था। यहाँ आके छुपता फिरना मेरी मजबूरी थी। इसे मालूम पड़ जाता कि मैं लौट आया था तो मेरा इकबालिया बयान पुलिस के हाथों में होता। मैं अपनी मजबूरी को झेल रहा था, लेकिन तुम तो अपनी मजबूरी को एंजॉय कर रही थी, अपनी टॉप की परफॉर्मेंस दे रही थी ड्राइंग रूम के कारपेट पर, नहीं? नमिता के मुंह से बोल नहीं फूटा। हाँ बिल्कुल, ऐन यही बात थी। पुणे का संतोषपूर्ण स्वर में बोला। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ कपिल। मैं फिर कहती हूँ मेरी मजबूरी थी। फॉरगेट इट। मैं क्या जानता नहीं? वो कैसे बताती कि अब उसकी क्या मजबूरी थी? अब तुम क्या करोगे? इन्हें मार डालूँगा? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ इसका सारा माल हथियाऊँगा और फिर हम दोनों निकल पड़ेंगे यहाँ से काठमांडू और आगे दुनिया। अपने इकबालिया बयान को भूल गए क्या तुम? नाटकड़ी बोला। और मेरी चिट्ठी? नमिता व्याकुल भाव से बोली। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? कोठारी सकपकाया। नमिता ने बताया। सुनकर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। नो प्रॉब्लम, ये कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा इकबालिया बयान, तुम्हारी चिट्ठी और इसका माल सब एक ही जगह होंगे। जब एक चीज़ हाथ आएगी तो हर चीज़ हाथ आ जाएगी। एकाएक नमिता उत्तेजित हो उठी। वहाँ दरी के नीचे एक खुफिया जगह है। मैंने सदा को अभी दरी हटाकर ढक्कन उठाकर उसके भीतर झांकते देखा था। जो कुछ होगा वहीं होगा। कोठारी ने इंकार में सर हिलाया। क्या मतलब? नमिता सकपकाई। मुझे उस खुफिया जगह की खबर है। वहाँ कुछ नहीं। कल रात इसकी गैर हाजिरी में मैंने यहाँ के चप्पे चप्पे को टटोला था। तब मुझे वो खुफिया जगह भी दिखाई दी थी। वहाँ सिर्फ 40-45 हज़ार रुपये हैं और कुछ नहीं। ओह, मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि हमारी चीज़ नाटकड़ी के कब्ज़े में है। ये अपने घर या ऑफिस में सदा के शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ छुपाए रखा होगा। शेयर सर्टिफिकेट्स तो यही हैं। इसने सदा से अभी उन पर साइन कराए हैं। तमाम के तमाम शेयर सर्टिफिकेट इसके कोट की जेब में हैं। ज़रूर होंगे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेमेंट हमें नहीं हो सकती। पेमेंट क्रॉस चेक से होगी, जो कि इसके बैंक अकाउंट में ही जमा कराया जा सकता है। हमें कैश से ही सब्र करना होगा। ओह बॉस, वो पुणेकर से संबोधित हुआ। समझ लो कि तुमने अपनी एसेट्स का बंटवारा अपनी बीवी के साथ किया। शेयर तुम्हारे, कैश इसका। तुम भी खुश, ये भी खुश। तुम भी चुप, हम भी चुप। बोलो क्या ख्याल है? तुम? नाटकड़ी बोला। अपने इकबालिया बयान को फिर भूल रहे हो? नहीं भूल रहा। अपने बयान को और मैडम की चिट्ठी को तो मैं माचिस दिखाकर ही यहाँ से जाऊँगा। सदा फिर भी पुलिस के पास जा सकता है। जाए, खुशी से जाए। तुम्हारी जानकारी के लिए काफ़ी अरसा हम दोनों इकट्ठे नहीं रहने वाले। इसी की मेहरबानी से मैं उन्हें ढूंढे नहीं मिलूँगा और नमिता यहीं होगी। डाइवोर्स सेटलमेंट में शेयरों की कमाई का भी एक बड़ा हिस्सा इससे झटक लेने के लिए इसकी हम मौजूदगी की वजह से ही हर किसी को इससे हमदर्दी होगी कि इसके बेरहम खुंदकी खसम ने ऐसी चाल चली कि इसके ज़िंदा होते हुए भी ये विधवा बन गई। ये पड़ा दुहाई देता रहे कि बीवी ने इसे लूटने की और मार डालने की कोशिश की थी।
कौन यकीन करेगा इसकी बात पर, इस बात की असलियत के सामने कि ये बीवी को कंगाल करके छोड़ गया। ये इसकी गढ़ी हुई बात लगेगी। मैं असल माजरे का चश्मदीद गवाह हूँ। गवाह होने से पहले सोचो कि तुम हो क्या चीज़। सदा के दोस्त, हिमायती, राजदार, चमचे। जब इसने अपनी मौत का ड्रामा स्टेज किया, तुमने सब जानते बूझते अपनी ज़बान बंद रखी और इसके माल की रखवाली की। मुंह फाड़ोगे तो क्या ये बात छुपी रहेगी? पुलिस या कोई भी इससे क्या नतीजा निकालेगी? ये कि बीवी को बर्बाद करने की इसकी साजिश में तुम्हारा भी हाथ है। तब इस बात को झुठला सकोगे? इस बात का कोई माकूल जवाब दे सकोगे कि तुम्हें मालूम था कि सदा मरा नहीं था, फिर भी तुम इस बाबत खामोश थे? जवाब दो। नाटकनी के मुंह से कोई बोल ना फूटा। उसने विचलित भाव से पुणेकर की तरफ देखा। पुणेकर ने फिर बोतल को मुंह लगाया। अच्छा फिट किया मुझे। फिर बोला, फिट किया? कोठारी विजेता के स्वर में बोला। वाट लगा दी। अब क्या करोगे? अच्छा सवाल है, मैं बोलता हूँ। वो नाटकनी की तरफ घूमा। तुम मेरे साथ अपने घर या ऑफिस, जहाँ भी तुम सदा का माल रखे हो, चलोगे और वो माल और मेरा इकबालिया बयान और नमिता की चिट्ठी मेरे हवाले करोगे। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो यहाँ पे मरे हुए पड़े पड़े होंगे। नाटकनी ने जोर से थूक निकला। लगता है जल्दी अकल आ गई। तुम्हारी गन कहाँ है? वो पुणेकर की तरफ घूमा। क्यों पूछते हो? मेरे हवाले करो। मेज़ के दराज में है, देखो वहाँ। वो नमिता से बोला। नमिता ने मेज के एक दराज में से 38 कैलिबर की रिवॉल्वर बरामद की। चेक कर। भरी हुई है। बढ़िया। अब तू यहाँ ठहरेगी और इस गन से अपने सुहाग को कवर करके रखेगी। उसने मजबूती से इनकार में सर हिलाया और व्याकुल भाव से बोली, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। पागल मत बनो। मैं ये काम नहीं कर सकती। ये काम ही नहीं, ये टुन है। देखना बैठा बैठा ही सो जाएगा, जैसे कि टेरेस पर सो जाया करता था हमारी सहूलियत के लिए। यहाँ भी ये तुम्हें नाउमीद नहीं करेगा। तुमने इसकी तरफ रिवॉल्वर तान के खाली इसके सामने बैठ जाना है। मैं बहुत जल्द लौटूंगा, ओके? बड़ी कठिनाई से वो सहमति में सर हिला पाई। डैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो नाटकनी की तरफ घूमा। स्टैंड अप। और बड़े यत्न से नाटकनी उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरी कार पर चलेंगे और ड्राइव तुम करोगे। चलो। नाटकनी को अपनी गन से कवर किए उसने अपने से आगे चलाता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे पुणेकर ने अपना कांपता हाथ बढ़ाकर बोतल फिर थाम ली। एसीपी मनोहर पावटे, इंस्पेक्टर विनोद नागलकर और एएसआई प्रधान और एक हवलदार एक पुलिस जीप में सवार विठल राव रोड पर पहुंचे। नागलकर पावटे को पता चुका था कि सब इंस्पेक्टर कदम की रिपोर्ट के मुताबिक नमिता पुणेकर अपने कॉटेज पर नहीं थी। अभी प्रधान बताएगा, नागलकर बोला, कि इस सड़क पर वो 1 किलोमीटर का हिस्सा कौन सा है जिस पर कि नाटकनी गायब हो गया था? पहचान लेगा? जवाब दे भाई। हाँ सर, पहचान लूँगा। थोड़ा बहुत तो ये बाजू या वो बाजू हो सकता है, पर पहचान लूँगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट, इसी वास्ते 1 किलोमीटर बोला, वरना कील ठोक के बोलता कि भीड़ू इधर से गायब हुआ। बोलता क्या, पीछू जाता। गुड। प्रधान की सहूलियत के लिए हवलदार गाड़ी मुश्किल से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा था। पूरा सफ़र खामोशी से कटा। तभी एकाएक दूसरी तरफ किसी वाहन की हेडलाइट चमकी। कोई गाड़ी आ रही है, नागलकर बड़बड़ाया। बहुत तेज़ रफ्तार से। डिपर मार साले को। हवलदार जीप का डिपर चलाने लगा। पता नहीं लोग क्यों जान देने पर तुले होते हैं। ऐसी सड़क पर यूँ उड़ा जा रहा है कि गाड़ी जैसे गॉड अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। डिपर का सामने से आती गाड़ी के ड्राइवर पर कोई असर होता ना जान पड़ा। वो पूर्ववत तूफानी रफ्तार से करीब आती रही। टाइम नहीं साला, वरना रैश ड्राइविंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेता। ज्यों ज्यों गाड़ी करीब आती गई, हाई बीम पर लगी उसकी हेडलाइट्स और तीखी रोशनी बिखेरने लगी। अरे बाजू कर, ठोक देगा ये तो। हवलदार ने जीप को बाजू किया। गाड़ी बगल की तरह उनके पहलू से गुजरी। वैन थी, 90 से कम पर नहीं थी। नमिता पुणेकर चला रही थी, नागलकर उत्तेजित भाव से बोला। मैंने साफ देखा, साफ पहचाना, वही थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। सब इंस्पेक्टर कदम क्या कहता था, उसने उसे यहाँ कहीं मिस किया था। लिहाजा वो कल भी यहाँ आई और आज भी आई। हाँ, हस्बैंड से मिलने, और क्या करने? जैसे उसे मालूम हो कि वो जिंदा था। मालूम ही होगा। क्यों आई? हस्बैंड की सहूलियत के लिए।
ताकि उसका कत्ल करने में हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो। अब क्या पता भाई, लेकिन आई तो बराबर ना। अगर तुमने सच में उसे देखा तो आई का सबूत है, हस्बैंड से मिलने आई इस बात का कोई सबूत नहीं है। साहब, इस भूतिया जगह पर और क्या करने आई? क्यों भाई, वो तेरा 1 किलोमीटर भी कितनी दूर है? बस आया ही समझिए साहब। अबे जरा धीरे और चला, एएसआई प्रधान बोला। ड्राइवर हवलदार ने रफ्तार को कम किया। कोठारी को नाटकड़ी के साथ गए आधा घंटा गुजर चुका था। नमिता ने अपनी कुर्सी पुणेकर से परे प्रवेश द्वार के बाजू की दीवार के साथ लगा ली थी और गंगोद में रखे उत्कंठा की प्रतिमूर्ति बनी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के बीच मुकम्मल खामोशी स्थापित थी। न उसने और न पुणेकर ने एक शब्द भी बोला था। पुणेकर ने पहले बोतल बिल्कुल खाली कर दी थी और अब दूसरी बोतल भी खोल ली थी। उसने गिलास में विस्की डालने की कोशिश की थी तो वो आधी बाहर टेबल पर बिखर गई थी। उस वक्त नमिता को उस पर तरस आ रहा था। पीना छोड़कर उसने कितना बड़ा काम किया था। कोठारी की जिद ने, ज्यादती ने उसके संकल्प पर पानी फेर दिया था और वो फिर उसी मुकाम पर पहुंच गया था जहां की वो हमेशा था। नई बोतल ने उसकी नई उम्मीदें जगा दी थी। अब उसे विस्की ख़त्म हो जाने का, प्यासा रह जाने का अंदेशा नहीं था। नशे में तो वो भरपूर था, लेकिन अब पता नहीं विस्की की वजह से या कोठारी की गैर हाजिरी की वजह से उसमें दिलेरी आ गई थी। कुछ हाथ नहीं आएगा, वो थरथराती आवाज़ में बोला। उसके एकाएक बोल पड़ने से नमिता चौंकी। उसका हाथ स्वयं में ही रिवॉल्वर की मूठ पर पड़ा। आएगा, वो गुस्से से बोली। आएगा तो तेरे यार के हाथ आएगा ना, तेरे हाथ क्या आएगा? हम दोनों एक हैं। खामा ख्याली है तेरी। जो शख्स यार को दगा दे सकता है वो माशूक को भी दगा नहीं दे सकता। ये मिसाल ही गलत है। तुम्हारे से उसकी यारी कारोबारी थी, तेरे से भी तो ऐसी ही थी। जिसका कारोबार ही उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना हो, वो किसी और किस्म की यारी क्या ही कर सकता है। तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। वो तो तू पहले से ही है। मैं तो तुझे राह पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मत करो, चुप रहो या कोई और बात करो। वो वापस नहीं आने वाला। वापस आने को यहाँ कुछ रखा नहीं। मैं हूँ ना। अंटी में दम हो तो तेरी जैसी और मिल जाती हैं, रोज़ नहीं मिल जाती हैं। हर औरत समझती है कि उसको सुलखाब के पर लगे हैं, उस पर सोने का पतरा चढ़ा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। ये बात तुम्हारे पर लागू नहीं। तुम्हारी आंटी में दम थोड़ा था, क्यों मेरे पीछे पड़े थे? उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ ना मैं, या नहीं भुगत रहा? वो नौजवान है, काया है, वकील है, वो नहीं भुगतना चाहेगा तो क्या करेगा? वो सब माल पानी कब्जाएगा और तुझे अधर में लटका छोड़कर खिसक जाएगा। ये तुम नहीं, तुम्हारी विस्की बोल रही है। वो तेरी जैसी और का तलबगार हो या ना हो, तेरे से तो समझ ले वो किनारा कर चुका है। तो तुमने क्यों नहीं किया किनारा? तुम भी तो मेरे किरदार को समझ चुके थे। मेरी तो बीवी है। बीवी और माशूक में फ़र्क होता है। बीवी से निभाना पड़ता है, माशूक के तो आती जाती रहती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि यार से खता खाएगी। उसे तेरी कोई परवाह नहीं, तेरी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरा उस पर कोई दावा नहीं। खाविन बेरुख होता है तो कोई नोटिस तो देता है। वो यार है, नोटिस नहीं देने वाला। हाथ से रेत की तरह निकल जाएगा। अभी था और अभी नहीं था, और तू परछाई ही दबोचती रह जाएगी। उसे किसी बात की परवाह है तो पैसा है या वो खुद है। तुम क्या जानो? मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। तू उसे 10 साल से जानती है? तू उसकी नस नस से वाकिफ़ होने का दावा कर सकती है? इतना कुछ क्यों कह रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा? अभी तक नहीं समझी? क्या कहना चाह रहे हो? उसने अपना गिलास खाली किया, बड़े यत्न से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अगर तू सच में उससे मोहब्बत करती है, उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, और समझती है कि वो तेरे से मोहब्बत करता है, वहीं खड़े रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करो। तो खुशी से उसके साथ जा। वो ठिठक कर बोला। तो पैसे का लालच छोड़, मैं पैसा रखकर तसल्ली कर लूँगा। उसे यार मारे के साथ साथ बीवी कतरा कहकर खुश हो जाऊँगा। दूसरा तरीका ये है कि मेरे ही पास रहना कबूल कर, फिर सब कुछ हमारा होगा। मेरा नहीं, हमारा होगा। कैसे भला? तुम समझते हो माल नाटकड़ी के पास है और वो उससे हत्या कर नहीं छोड़ेगा?
उसी के पास है, गन के जोर पर हथियार भी लेगा, लेकिन हथियार के जाएगा कहाँ? पुलिस पीछे होगी तो कहाँ जाएगा? माल के साथ पकड़ा जाएगा। मेरा माल मेरे साथ मेरे पास वापस आएगा और वो जेल में होगा। नहीं नहीं, तो मुझे बहकाओ मत, हलकान मत करो, मुझे शांति से चैन से उसके लौटने का इंतज़ार करने दो। वो नहीं लौटेगा, तू नाहक अपने आप को भरमा रही है। वो माल को काबू में करेगा और निकल जाएगा। वो जो करेगा अपने लिए करेगा, कपिल कोठारी के लिए करेगा, और किसी के लिए नहीं करेगा। उसके लिए तो कुछ नहीं है, महज एक तौलिया है जिसे उसने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इतना ही इस्तेमाल था तेरा उसके लिए। शट अप, वरना मैं गोली चला दूंगी। उसकी नीयत ठीक होती ना तो वो तुझे यहाँ मेरे पीछे छोड़कर नहीं जाता। मुझे शूट करता और तुझे साथ लेकर जाता। मर चुके को मारने में क्या वांदा था? लाश इसी उजाड़ बियाबान जगह पर खंडर की तरह खड़ी इस मकान में पड़ी सड़ती रहती, किसी को कोई खबर न होती। आई से डोंट से लिसन। वो हमेशा लोगों को यूज़ करता है, मुझे भी क्या। व्हाट नॉनसेंस। साजिश किसने रची? किसने उसे तेरे पर थोपा? किसने डॉक्टर सिंगला को हथियार बनाने का आइडिया सरकाया? जवाब दे। उसका शरीर लहराया। नमिता को लगा कि वो ढेर होने लगा था, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ दराजों वाली टेबल के करीब तक पहुंचा, उसका सहारा लेकर संभल गया। उस दौरान वो सावधानी से उस पर रिवॉल्वर ताने रही। बैठ जाओ, वो बोली। उसने हमेशा हर किसी को यूज़ किया है, डॉक्टर सिंगला को, मुझे, तुझे, हम सब को वो यूज़ कर रहा है। बाजी हमारे हाथ में आ सकती है, बस हमने इतना करना है कि बाहर जाकर कार में सवार होना है और एकाएक सिसकारी की तरह उसने सांस ली। उसका जिस्म तना, उसकी तरफ लहराती बाँह हवा में फ्रीज हुई। फिर टेबल से उसकी पकड़ हट गई और वो लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हटा। उसका मुंह यूं खुला जैसे सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा हो। उसकी आंखें उल्टी, क्षण भर को नॉर्मल हुई, फिर उल्टी। फिर उसका जिस्म फिरकी की तरह घूमा और ढेर होने लगा। धराशायी होने से पहले उसका सर भड़ाक से मेज के कोने से टकराया। नमिता उछल कर खड़ी हुई। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर धप की आवाज़ के साथ दरी पर गिरी। वो लपक कर उसके करीब पहुंची। उसका जिस्म तिरछा हुआ एक पहलू के बल दरी पर पड़ा था और हाथ पांव बाहर को फैले हुए थे। वो घुटनों के बल नीचे झुकी। उसने उसके कोट और कमीज़ के बटन जैसे उधेड़ कर खोल दिए और नंगी छाती के साथ अपना कान लगाया। दिल धड़क रहा था। वो उठकर खड़ी हुई और असहाय भाव से दाएं बाएं देखने लगी। क्या करूं? उसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। पहले वो काला पड़ता जान पड़ता था, लेकिन अब राख की तरह सफ़ेद लगने लगा था। वो फिर नीचे झुकी और बारी बारी उसकी हथेलियाँ मसलने लगी। तब उसे याद आया कि गिरते वक्त उसका सर बहुत जोर से मेज़ से टकराया था। उसने सर की तरफ ध्यान दिया तो देखा खोपड़ी के पीछे दरी पर खून जमा हो रहा था। वो झपट कर गोल मेज पर पहुंची तो उसने पाया कि पानी का जग खाली हो चुका था। जग उठाकर वो किचन की तरफ लपकी और उसे भरकर वापस लौटी। उसने उसके कोट की जेब में हाथ डाला तो वहाँ से उसका रुमाल बरामद हुआ। उसने रुमाल को जग के पानी में डुबोया, सावधानी से उसके सर को तिरछा किया और खोपड़ी पर से खून साफ किया। खून हटा तो उसे वहाँ कोई 3 इंच लंबा गहरा घाव दिखाई दिया। उसने रुमाल को खोलकर जैसे तैसे उसके घाव पर बांधा। उस दौरान वो बेसुध पड़ा रहा। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन लग रहा था कि वो मद्दम होती जा रही थी। क्या करूं? उसे हिलाने डुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यूं होश में आने की जगह हो सकता था कि उसके रहे सहे होश भी गायब हो जाते। वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी कि उसकी चोट गंभीर थी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। लेकिन डॉक्टर कहाँ से आता? वहाँ फ़ोन नहीं था और अपना मोबाइल साथ लाना वो भूल गई थी। फ़ोन होता भी तो वहाँ कहाँ फ़ोन लगाती? कौन रात की इस घड़ी इस बियाबान जगह पर आना कबूल करता? और आता भी तो क्यों कर वहाँ पहुँचता? जिस कच्ची सड़क को वो एक बार देख चुकी थी वो उसे दोबारा नहीं मिली थी, तो कोई नया शख्स कैसे उस सड़क को तलाश कर सकता था? और कोठारी, उसका तो पता नहीं कब लौटता भी या नहीं। और जब तक वो लौटता तब तक क्या पता सदा मर चुका होता। इस दौरान उसके मन में पश्चाताप की भावना भी आई। उसे इस एहसास ने भी सताया कि उसने सदा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। सदा ने उसकी हर शर्त मानी थी, उसकी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत हमेशा पूरी की थी, और बदले में उसने हमेशा डंडी मारी थी, सेल का 12 छटांग तोला था। उसकी सारी करतूतों की वाकफियत के बावजूद
वो उसे अपनाने को तैयार था और अभी भी उसे आई लव यू बोलता था। इसका मतलब था कि आर्थिक रूप से उसकी जो दुर्गत उसने की थी वो उसके लिए चेतावनी थी, उसकी सज़ा नहीं थी। तभी तो वापस लौटा। बदले में और कुछ नहीं तो वो इतना तो कर सकती थी कि उसे मरने ना देती। खोपड़ी की चोट थी जो कि दिमाग तक पहुंचती हो सकती थी। रुमाल की बदली रंगत बता रही थी कि खून अभी भी रिस रहा था। ऊपर से फुल नशे में था। वो तो किसी भी क्षण जान से जा सकता था। उसने उस पर झुक कर एक बार फिर उसका मुआयना किया तो पाया कि चेहरा पहले से ज़्यादा फक था और अब सांस फंस फंस कर आ रही थी। उसे मन ही मन एक निश्चय किया और उठकर सीधी खड़ी हुई। दृढ़ कदमों से वो वहाँ से बाहर निकली और तेज़ी से चलती अंधेरे में गिरती पड़ती झाड़ियों में छुपी अपनी वैन तक पहुँची। वो उसमें सवार हुई, इंजन स्टार्ट किया और बड़ी कठिनाई से उसे घुमाकर वापसी के लिए कच्ची सड़क पर डाला। फिर उसने उसे जितनी तेज़ हो वहाँ से चल सकती थी उतनी तेज़ से बाहर सड़क की ओर दौड़ाया। टी जंक्शन पर आकर वो ठिठकी, किधर जाए? उसे किसी टेलीफोन की तलाश थी जहाँ से वो किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल को, किसी इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन कर पाती। उसे अंदाज़ा था कि दाईं और आगे सिरे पर फेरी स्टेशन था जहाँ की टेलीफोन भी होता, लेकिन नहीं मालूम था कि वो कितनी दूर था। उधर के रास्ते को वो पहचानती नहीं थी, जबकि बाईं ओर के रास्ते से वो पहले 5 बार गुजर चुकी थी। उसने बाएं ओर ही जाने का फैसला किया। विट्ठल राव रोड पर गाड़ी तेज़ चलाना संभव था, इसलिए उसने तूफानी रफ्तार से वैन दौड़ाई। वैन अंधेरे में आगे बढ़ती रही। तभी आगे एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। उसने न वैन की रफ्तार कम की, न हेडलाइट्स को लो बीम पर लगाया और न डिपर मारा। दूसरी गाड़ी का डिपर बार बार चल रहा था। फिर वो सर से उसके बगल से गुजरी। वो इतना ही देख सकी कि वो एक जीप थी, उसमें कई लोग सवार थे, जिनमें से एक गर्दन निकालकर उसकी तरफ तब भी देखता रहा था जबकि जीप आगे निकल गई थी। आगे मनोरी सर्वे रोड का टी जंक्शन आया। उसने थोड़ा ही आगे एक सिग्नल था जिस पर पहुँचते ही हरी बत्ती लाल हो गई। मजबूरन उसने कार को सिग्नल पर रोका। फिर वो सोचने लगी। फिर उसके जहन में और तरह के ख्याल आए। वो जो कर रही थी उससे होगा क्या? कोठारी का क्या होगा? तब तक उसकी सोच एक ही बात पर केंद्रित थी कि सदा का क्या होगा। वो बच भी गया तो क्या करेगा? उन दोनों को गिरफ्तार करा देगा। कोठारी को तो यकीनन। पता नहीं क्यों उस घड़ी उसे कोठारी की गिरफ्तारी से ज़्यादा अहम बात सदा की ज़िंदगी लगी। सदा के कत्ल की भयानक सपने जैसी दहशत वो एक बार बर्दाश्त कर चुकी थी। दोबारा फिर वो दहशत वो झेलना नहीं चाहती थी। वो दुस्वप्न वो नहीं देखना चाहती थी। पैसा हो या ना हो, कोठारी हो या ना हो। तभी सिग्नल लाइट हरी हुई। उसने कार क्रॉसिंग से आगे बढ़ाई। कहीं कोई हॉर्न बजा, फिर बजा, जैसे कोई ज़िद में बजा रहा हो। उसने हॉर्न की दिशा में सर उठाया तो उसकी आंखें फैल गई। कोठारी? क्रॉसिंग के पार अपनी कार में वो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। ड्राइविंग सीट पर संदीप नाटकड़ी था। उसने देखा कोठारी खिड़की में से हाथ निकालकर उसकी तरफ हिला रहा था, उसे वापस आने का इशारा कर रहा था। बीच चौराहे से यू टर्न लेना मुश्किल था, एक्सीडेंट का खतरा मोल लेना था, लेकिन जैसे तैसे उसने उस काम को अंजाम दिया। तब तक कोठारी की कार आगे निकल गई थी और अब वो उसे पीछे आने का इशारा कर रहा था। उसने अपनी वैन कोठारी की कार के पीछे डाली। थोड़ी दूर जाकर वो सड़क से नीचे उतर कर रुकी। नमिता ने अपनी वैन उसके पीछे ले जाकर खड़ी की, बाहर निकली और झपट कर कोठारी के करीब पहुंची। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? सदा सदा? क्या सदा सदा? वो रुक। उसने इग्निशन में से चाबी निकाल ली, कार से बाहर निकला और हिंसक भाव से नाटकड़ी से बोला, कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा, समझे? नाटकड़ी ने जवाब नहीं दिया। होठ पीछे वो यूं सीधा सामने देखता रहा जैसे कुछ सुना ही ना हो। कोठारी ने घूम कर नमिता की बाँह थामी उसे कार से थोड़ा परे ले आया। क्या बात है? यहाँ क्या कर रही हो? सदा जख्मी हो गया है, बेहोश पड़ा है। कैसे? नमिता ने बताया। मर गया? नहीं, अभी नहीं, लेकिन हालत ख़राब जान पड़ती है। बहुत खून बह रहा है। फ़ौरन डॉक्टरी इमदाद ना मिली तो यकीनन मर जाएगा। मैं डॉक्टर की तलाश में निकली थी। उसने एक उड़ती निगाह स्टीयरिंग के पीछे बुत बने बैठे नाकड़ी पर डाली। मैं जाके देखता हूँ उसे, तू यहीं ठहर। अपनी वैन को उन झाड़ियों के पीछे खड़ी कर दे और बत्तियाँ बुझा दे और मेरा इंतज़ार कर, मैं जल्दी लौटूंगा। नमिता को चैन की सांस आती महसूस हुई। कोठारी सब ठीक कर लेगा। ऐसे ही तो ट्रबल शूटर नहीं था वो, सदा हमेशा कहता था। कोठारी किसी भी स्थिति से दो चार हो सकता था। वो किसी भी ट्रबल को शूट कर सकता था। फिर उसे याद आया कि कोठारी नाटकड़ी को साथ लेकर क्या करने निकला था? काम हो गया? हाँ,
पैसा, इकबालिया बयान, चिट्ठी, सब कुछ मिल गया। चिट्ठी कहाँ है? फूंक दी। हाथ आते ही पहला काम यही किया कि अपना इकबालिया बयान और तेरी चिट्ठी को माचिस दिखाई। और पैसा पीछे डिक्की में है। सब काम मनमाफिक हुआ। आया मज़ा? इसे वापस साथ क्यों लाए? ताकि मेरी पीठ फेरते ही ये पुलिस को फ़ोन लगाने ना बैठ जाए। सब ठीक ठाक हो गया, हमारी रवानगी में कोई लोचा नहीं पड़ा तो मैं इसे सदा के पास छोड़ दूँगा। तुम वहाँ पहुँचो तो सही, वो पहले ही मर गया तो क्या बुरा होगा? हमारे लिए क्या बुरा होगा? लेकिन अब उसका मरना ज़रूरी नहीं, इसलिए जाता हूँ और देखता हूँ। और वो चला गया। अंधेरे में डूबी वैन में बैठी नमिता खामोशी से सिगरेट के कश लगा रही थी और सोच रही थी, क्या सदा की जान को वाकई खतरा था? शायद नहीं। अब उसे लग रहा था कि उसने स्थिति का शुरुआती आंकलन बहुत बड़ा चढ़ा के किया था। उसका खोपड़ी का जख्म देखने में भयानक लगता था। खून बहता देखकर स्वाभाविक तौर पर दहशत होती थी, लेकिन वो जानलेवा शायद नहीं था। खोपड़ी बहुत मजबूत होती थी, बड़े बड़े वार झेल लेती थी। फिल्मों में तो सारे वार हीरो की खोपड़ी पर ही होते थे और फिर भी वो उठ खड़ा होता था। और विस्की जब आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी तो अब क्या बिगाड़ लेगी? मिसाल कोठारी की भी उसके सामने थी। 2 बार उसकी खोपड़ी पर भीषण प्रहार हुआ, फिर भी यूँ खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब ठीक हो जाएगा, सदा के साथ भी सब ठीक होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि कोठारी के पहुँचने तक वो उठ के बैठा हो। इस ख्याल ने उसे सुकून दिया, लेकिन उसके जहन के किसी कोने में बेचैनी फिर भी पर उठ रही थी। क्या बात थी जो अनजाने में उसे आंदोलित कर रही थी? क्या ये कि कोठारी उसे छोड़कर चला जाएगा? नहीं। जिसके लिए उसने इतना कुछ किया वो उसे छोड़ देगा? नहीं। तब एकाएक उसे एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी की वजह वो नहीं थी, सदा की हालत भी नहीं थी, डॉक्टर सिंगला भी नहीं था जो बकौल सदा जिंदा था। उसकी बेचैनी की वजह कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर थी। उसे खुद अपने आप से नफरत थी। कैसी औरत थी वो, जिसकी सोच हर वक्त रुपए आने पाइयों में ही उलझी रहती थी? अपनी दौलत के मिशन को करीब लाने के लिए उसने सदा के कत्ल की साजिश में शरीक होना कबूल किया। नाकाम होने के बाद नाकामी से कोई सबक नहीं लिया और अपनी कोशिश भी नहीं छोड़ी। अपनी दौलत की जुस्तजू के मद्देनज़र उसने हमेशा अपनी हर हरकत को जायज़ ठहराने की कोशिश की। कोठारी से प्यार के हवाले से सोच लिया तो जो हो रहा था ठीक हो रहा था। कहाँ था प्यार? प्यार तो उसे एक ही चीज़ से था, पैसे से। क्या था कोठारी? उसका प्यार नहीं, उसकी दिलजोई का ज़रिया। खाविंद के अधूरे छोड़े काम को मुकम्मल करने वाला कैजुअल वर्कर, उसके नाज नखरे उठाने वाला मजदूर, उसकी हवस का गुलाम। डॉक्टर सिंगला से किसी प्यार या लगाव का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे तो एक मिशन की खातिर कल्टीवेट किया था। वो कामयाब हो जाता तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। सदा अपने पति से उससे कोई मोहब्बत नहीं थी। किसी से हमदर्दी जताना, किसी पर तरस खाना, किसी का कोई लिहाज करना मोहब्बत का प्राय नहीं होता था। उसे किसी से मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत के जज्बे को उसने अपने भीतर से तब खुद नेस्तनाबूद कर दिया था, जबकि दौलत की चाह को अपने हर जज्बे पर हावी हो जाने दिया था। कैसे वो किसी से मोहब्बत कर सकती थी, जबकि उसे खुद अपने आप से मोहब्बत नहीं थी? इसी वजह से वो हमेशा हर किसी से आशंकित रहती थी, हर किसी को कोसती थी। एक सांस में किसी के प्यार का दम भरती थी तो दूसरी सांस में उसे गाली देती थी। तकदीर ने उसे कहाँ पहुँचाया था, कहाँ खड़ी थी वो? क्या उसके पाँव मजबूती से यथार्थ के धरातल पर टिके हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। तभी सामने हेडलाइट्स चमकी। वो कार से निकली और जाकर सड़क पर खड़ी हो गई। कोठारी ने उसके पहलू में लाकर कार को रोका और हेडलाइट्स ऑफ कर दी। इंजन बंद किया और बाहर निकल कर आया। सदा बिल्कुल ठीक है, वो बोला। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? नमिता ने संदिग्ध भाव से पूछा। अरे तेरे सुहाग का सदका, शैतान की तरह गाड़ी चलाई, हवा से बात करते गया और हवा से बातें करता वापस लौटा। वो किस हालत में था? उठ के बैठा हुआ था, फिर बोतल थामने की कोशिश में था। नाटकड़ी ने बोतल फोड़ दी और किस्सा ही ख़त्म कर दिया। तब सदा की शक्ल देखने लायक थी। लगता था कि यार का खून कर देगा, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। अब खतरे से बाहर है? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। उसने चैन की सांस ली। अब तू अपनी वैन में बैठ और मेरे पीछे आ, हम कॉटेज पर चलते हैं। वहाँ तू वैन को छोड़ना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेटना और काठमांडू के अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए मेरे साथ चलना। कपिल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे, जबड़े पीछे। उसने अपलक नमिता की तरफ देखा। क्या?
मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। जानती है क्या कह रही है? हाँ, तू खुद अपना सपना तोड़ रही है, हाथ आए पैसे को गुड बाय बोल रही है। नहीं चाहिए मुझे पैसा। समझ लो कुछ भी डिक्की में है सब तुम्हारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू मेरे को गुड बाय बोल रही है? हाँ, जानती हूँ बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन है। तेरे भीतर कुछ नहीं है? सब कुछ है। मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए? खसम के लिए? पता नहीं। तो कहाँ जाएगी? उसी के पास जाऊंगी, लेकिन जब कुछ पता ही नहीं तो तसल्ली करने जाऊंगी कि वो ठीक ठाक है, फिर जहाँ सींग समाएंगे चली जाऊंगी। ये इरादे हैं तेरे? क्या क्या कह रहे हो? सदा की सगी बनकर दिखाएगी, फिर दोनों मिलकर मुझे गिरफ्तार करा दोगी, ताकि जिस पैसे से अब बेरुखी दिखा रही है वो दूसरे रूट से तेरे हाथ में आ जाए, शेरों की कमाई समेत। तू मेरे से ये खेल खेलेगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम्हें यही सोचना था। इसके सिवाय तुम सोच भी क्या सकते हो? तू मुझे गलत समझ रही है। नहीं कपिल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कैसे भी सही, एक दूसरे को समझ तो रहे हैं ना हम। लेकिन फिर लेकिन इधर आके कार में बैठ, इत्मीनान से बातें करेंगे। जल्दी कर, टाइम मत ज़ाया कर। नहीं, मैं जा रही हूँ। तो रुक, अभी अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई। क्या बाकी रह गया? तेरा हिस्सा बाकी रह गया। मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो देना है ना, भले ही तू उसे समुद्र में बहा दे। वो खामोश रही। क्या हर्ज था? आखिर सदा का पैसा था, डिक्की में है ना। वो मुस्कुराया। अभी निकालता हूँ, तू हौसला रख, वही होगा जो तू चाहेगी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और चुम्बन लेने की कोशिश की। नमिता उसकी पकड़ में छटपटाई। गुड बाय केस। बड़ी मुश्किल से वो उसकी गिरफ्तार से आज़ाद हुई। क्या हुआ, डर गई? हाँ। तू डर गई? हाँ, मैं डर गई। साली जिसके सामने नंगी खड़ी होती थी उसकी किससे डर गई? वो कहानी अब ख़त्म है। तेरी तरफ से ख़त्म है, मेरी तरफ से नहीं। उसने उसे अपनी बाहों में लेना चाहा। नमिता पीछे हट गई। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। कमाल है, छिनाल पर कुलवंती नारी का साया कैसे पड़ गया? उसका हाथ हवा में घूमा और जोर की आवाज़ करता एक भरपूर झापड़ नमिता के गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैसे ही भीषण प्रहार उसके चेहरे पर फिर हुआ। उसके पांव उखड़ गए। वो भड़बड़ाकर ज़मीन पर गिरी। वो उसके सर पर आके खड़ा हुआ। उसने झुककर यूं उसे उठाया जैसे कोई गठरी हो। साली दगाबाज कमीनी, दांत पीसता वो फुफकारता। माल में हिस्सा कबूल है, लेकिन मैं कबूल नहीं। मैं भी देखता हूँ तू क्या कबूल करती है और क्या नहीं। गठरी की तरह उसने उसे अपनी कार की पिछली सीट पर फेंका। नमिता को सिवाय इसके कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि उसका सर फिरकनी की तरह घूम रहा था और आंखों के आगे रंग बिरंगे सितारे नाच रहे थे। शीशे चढ़ाए जाने की और दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। फिर उसके हलक में आग लगी। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। उसने ज़बरन उसके मुंह में नीट विस्की उड़ेल दी। धुंधलाई निगाहों से उसने देखा कि अब वो खुद भी बोतल को मुंह लगाया था। चीखना चिल्लाना चाहे तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, खुशी से अपना शौक पूरा कर। विस्की ने अपना सरल विस्की ने अपना असर दिखाना शुरू किया। वो उठकर बैठी। एक घूंट और। नहीं, बड़ी मुश्किल से वो बोल पाई। नहीं। कोठारी ने एक जोरदार तमाचा नमिता को मारा और उसके हाथों को जकड़कर वो उसके साथ मनमानी करता रहा। याद आया तुझको? यही सब पसंद था ना तुझे? ये कि तभी एकाएक कार का भीतरी हिस्सा रोशनी से नहा गया। कोठारी हड़बड़ा कर उसके ऊपर से हटा। ये कोठारी की कार है, उधर नमिता की वैन भी खड़ी है। संदीप नाटकड़ी का उत्तेजित स्वर सुनाई दिया। नमिता घबराई, बौखलाई और अपने कपड़े व्यवस्थित करने लगी। टॉर्च की रोशनी भीतर पड़ी। उसने रोशनी के जरिए की तरफ निगाह उठाई तो वो शीशे में से झांकता इंस्पेक्टर नगरकर का चेहरा दिखाई दिया। देवा देवा, इधर तो काम सूत्र चल रहा था।
उसने टॉर्च का रुख नीचे की तरफ किया और एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला। नमिता ने कोठारी की तरफ निगाह उठाई तो उसे बहुत ही दयनीय स्थिति में पाया। उसकी पतलून उसके टखनों के गिर्द थी और हाथों में हथकड़ियाँ थीं, जिसकी वजह से वो आसानी से पतलून को उठाकर कमर में बांध भी नहीं पा रहा था। आराम से पावटे की आवाज़ आई। किसी ने कोठारी को खींचकर बाहर निकाला और पतलून वापस पहनाने में उसकी मदद की। साले, मेरे को चलती कार से बाहर फेंक दिया, अब आया मज़ा? नाटकड़ी दांत पीसता हुआ बोला। नमिता ने अपने कपड़े व्यवस्थित कर लिए थे। अब वो घुटने को ठोड़ी के नीचे लगाए बैठी सुबक रही थी। नमिता, नाटकड़ी व्यग्र भाव से बोला, ठीक हो तुम? मेरी छोड़ो, तुम इधर क्यों आए? सदा के पास जाना था। इसने अपनी गन से मेरी कनपट्टी पर वार किया था और मुझे चलती कार से बाहर फेंक दिया था। मैं इन पुलिस वालों को सड़क पर पड़ा ना दिखाई दिया होता तो मेरी हालत भी सदा से जुदा ना होती। ओह, तो अब? नाटकड़ी ने पुलिस वालों की तरफ देखा। चल रहे हैं, नकल कर बोला।